नमस्कार, प्रणाम, आदाब, वंदे मातरम, भारत माता की जय। प्यारे बच्चों, साथियों, मित्रों, सभी का स्वागत है आपके इस यूट्यूब सेशन में। आप सारे बच्चे फटाफट टकाटक अंदाज में आ जाइए, सेशन को ज्वाइन कर लीजिए। सेशन को एंजॉय करने के लिए बीपीएससी टीआरई 4.0 इंग्लिश ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन लिटरेचर हर एक चीज का यहाँ पे संगम आपको देखने को मिलेगा। सेट नंबर 76 है आज आपका। पहला क्वेश्चन ग्रामेटिकल एरर का, यहाँ पे ग्रामर वोकैब कॉम्प्रिहेंशन लिटरेचर हर एक चीज आपको मिलता है। और आज से क्लास की टाइमिंग यही होगी, 9:30 पे आपका ये टाइम स्टार्ट हो जाएगा, ये बैच है ना, जो 11 बजे से चलता था अब 9:30 से ही चलेगा। The following sentences have been split into 5 segments. Identify the segment that contains grammatical error or not. I inquired of him whether he would accompany me to धर्मशाला। यहां पर देखिए इंक्वायर्ड की बात कर रहे हैं, ये है आपके वर्ब का सेकेंड फॉर्म यानी पास्ट का मामला। ऑफ हिम, अब इंक्वायर्ड के साथ ऑफ लगा हुआ है, ध्यान से आप देखें। इंक्वायर वर्ब है और इसके साथ प्रेपोजिशन के तौर पे आप ऑफ का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और अबाउट का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। बोथ आर करेक्ट, दोनों सही है आपके। ऑफ हिम वेदर, वेदर आपका कंजंक्शन के तौर पे है और यहां से दूसरा क्लॉज स्टार्ट हुआ और यहां पे लगा हुआ है उड, और अगर उड की बात करेंगे तो ये सेल या सुड का पास्ट फॉर्म होता है, ध्यान आपको जरूर रखना है। तो ये भी आपका पास्ट में जा रहा है, इस बात को आप ध्यान में रखेंगे। एकम्पैनी और उड मॉडल के तौर पे है और मॉडल के तौर पे एकम्पैनी आया है जो कि वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, मॉडल के साथ वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज किया जाएगा। मी टू धर्मशाला, यानी करेक्ट आंसर जो आपका है वो होना चाहिए ई, यानी कि सेंटेंस में किसी भी टाइप का कोई भी एरर नहीं है। क्या लिख रहे हैं श्री राधे सर, प्रैक्टिस बुक सेट इंग्लिश एंड हिंदी का कब तक आएगा? 6 to 8, 9, 10 का प्लीज बताइए। भाई साहब, इंग्लिश का प्रैक्टिस बुक आया हुआ है एसके यादव सर का, जो मेरे से पहले यहाँ पढ़ाते थे। मेरी कोई भी बुक नहीं है और ना अभी मेरा कोई बुक आने वाला है। एसके यादव सर का इंग्लिश का मिल जाएगा, रुकमणी प्रकाशन का, आप वो बुक ले सकते हैं, मार्केट में आपको मिल जाता है। ठीक है, और एक ही कमेंट को इतनी बार ना करो कि आपके साथी परेशान हो जाएं। बता दिया, एक बात को एक बार बोलना है। ठीक है, आइए नेक्स्ट नंबर 2। The following sentences have been split into 5 segments. Identify the segment that contains a grammatical error or not. अब यहां पे आइए बात करते हैं। क्वेश्चन है आपका कि being that my car is getting its annual checkup, I will not be able to pick you up tomorrow morning. यानी मेरी कार जो है वह गैरेज में है, चेकअप में गई है, यानी ठीक ठाक हो रहा है, इसीलिए मैं कल आपको पिकअप नहीं लेकर, कल आपको कहीं पे जाने के लिए पिकअप समर्थ नहीं हूं। एबल टू पिकअप यानी विल नॉट बी एबल टू, यानी मैं कल नहीं आ पाऊंगा बिकॉज मेरी जो कार है वो गैरेज में है, चेकअप में है। तो बीइंग का इस्तेमाल नहीं, बीइंग का इस्तेमाल होता है किसी भी चीज के एग्जिस्टेंस को बताने के लिए, अस्तित्व को बताने के लिए, और यहां पे आपको बताना है कॉज, कि आप कल क्यों नहीं आएंगे, बिकॉज मेरी कार जो है वो चेकअप में गई है, ऐसा बोला गया। तो बीइंग एग्जिस्टेंस को बताएगा। यहां रीजन को बताने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, एज से भी रीजन के बारे में बात की जाती है, सिंस भी रीजन को बताता है, और कई बार बिकॉज का भी हम इस्तेमाल करते हैं रीजन को बताने के लिए, बिकॉज का या फिर बिकॉज ऑफ का। क्लियर है ना? तो यहां पे बीइंग दैट के प्लेस पे एज माय कार इज गेटिंग इट्स एनुअल चेकअप, आई विल नॉट बी एबल टू पिक यू अप टुमारो मॉर्निंग। करेक्ट आंसर आपका ए हो जाना है, इस बात का ध्यान रखेंगे। हिंदी का प्रैक्टिस सेट आई डोंट नो, मुझे अभी तक मालूम नहीं है, मालूम चलेगा तो बता देंगे। ठीक है, चलिए इंग्लिश के बारे में बता दिया। नंबर 3, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। आइए यहां पे सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। दे वांटेड टू हियर डैश एंड ऑफ द स्टोरी, वो चाहते थे कहानी को अंत तक सुनना। दे वांटेड टू हियर एंड, यानी कहानी जब अंत हो जाएगी तो कहानी के बारे में आप हर एक चीज जान जाएंगे। तो एंडिंग पॉइंट जो होता है वो कहीं ना कहीं डेफिनिट सेंस देगा, यानी हर एक जानकारी आपके पास है, और जो डेफिनिट सेंस देगा वहां पे उसके पहले आपको डेफिनिट आर्टिकल द का यूज करना होता है। दे वांटेड टू हियर अ एंड द एंड ऑफ द स्टोरी। करेक्ट आंसर आपका हो गया सी फॉर कनाडा। ध्यान रखना है, बहुत बढ़िया, सभी का जवाब है। 4 में है स्टूडेंट शुड लर्न फ्रॉम द बेस्ट एक्सपर्ट ही और सी कैन फाइंड, यानी स्टूडेंट, अब यहां पे आप एक स्टूडेंट की बात नहीं कर रहे हैं,
हर एक स्टूडेंट की बात करेंगे और स्टूडेंट कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे, सबकी बात आप कर रहे, ए का इस्तेमाल नहीं करोगे। ए का मतलब होता है एक। एन स्टूडेंट हो नहीं सकता क्योंकि साउंड आपका कॉन्सोनेंट का है, होगा यहां पे भी द स्टूडेंट शुड लर्न फ्रॉम द बेस्ट एक्सपर्ट ही और सी कैन फाइंड। करेक्ट आंसर सी फॉर कनाडा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नंबर 5 की बात कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 5 आपसे क्या कह रहा है यहां पे, सेलेक्ट द करेक्ट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, यानी नरेशन का मामला है। आ जाइए यहां पे। व्हाट अबाउट गोइंग फॉर स्विम, ही सेड इट्स क्वाइट फाइन नाउ। अब यहां पर व्हाट अबाउट गोइंग फॉर स्विम, ही सेड, अब सेड का मामला है तो V2 हो गया, और V2 का मतलब पास्ट का मामला, और यहां पर इट्स लिखा हुआ है। इट्स का मतलब क्या होता है, या तो इट इज होता है, या तो इट वॉज होगा, या अगर नहीं निकले तो इट हैज भी हो सकता है। अब ये गया है पास्ट में। अगर इट इज होगा तो आपको डायरेक्ट इनडायरेक्ट में आएंगे तो इट वॉज देखने को मिलेगा। अगर ये इट वॉज हुआ तो वॉज हो नहीं सकता, बिकॉज यहां पे नौ का इस्तेमाल है, नौ मतलब अभी, तो ये पास्ट में जाएगा नहीं, तो इट वॉज का सेंस यहां पे आएगा नहीं। इट हैज की बात करते तो इट हैज अब यहां पे क्वाइट एडजेक्टिव के तौर पे है, तो इसके पहले आपको बी वर्ब चाहिए, यानी इट हैज बीन क्वाइट, तो वो भी आपका नहीं है, तो इट इज का सेंस यहां पर लिया जाएगा। अब आइए, ही आस्क्ड मी What about going for swim? What about going for swim as it was? बिल्कुल, it is का it was किया, quite fine और no का क्या कर दिया, then करेक्ट आंसर ए हो गया। सब चीज समझना है आपको। आगे है बी में, he proposed going for swim as it was, बिल्कुल नहीं, सेंस नहीं बदलेगा। he suggested going for swim as it was, बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। आपका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फॉर आगरा। अर्पणा कुमारी, गुड मॉर्निंग सर, गुड मॉर्निंग। चलिए नंबर 6 की बात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 6 क्या कह रहा, आज मेरे बाल ऐसे क्यों है, खड़े हो गए हैं। आइए, यू कांट बाथ इन दिस सी, ही सेड टू मी इट्स वेरी रफ। अब यहां पर यू कांट की बात कर रहे, कैन का मामला है, और यहां पर इट्स का मामला आया, यहां पे सेड का मामला है। सेड है तो V2 है, V2 है तो पास्ट है। अब इस इट्स के बारे में जस्ट समझाया कि भैया इट इज भी होता है, इट वॉज भी होगा, और इट हैज भी होगा। अब यहां पर क्या सेंस है, देखिए, इट्स वेरी रफ बोला गया, अगर इट इज होगा तो भैया सेड के अकॉर्डिंग इट वॉज कर देंगे, अगर वॉज रहा तो इट हैड बीन करना पड़ेगा, और अगर हैज रहा तो इट हैड करना पड़ जाएगा। आइए, ही सेड दैट, अब यहां पर ही सेड दैट आपने लिख दिया, यू है, अब यू चेंज होता है रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, मी के अकॉर्डिंग चेंज होकर आई हो गया, लेकिन कैन का आपने कैन ही रखा है, जबकि ये V2 में है तो टेंस बदलेगा, कैन का करना पड़ेगा कुड, बिकॉज कुड होता है पास्ट कैन का। ऑप्शन ए नहीं होगा। ही सेड दैट, अब यू अपने फॉर्म को चेंज करेगा सेकंड पर्सन रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। यू का आपने यू रखा है, बिल्कुल होना नहीं चाहिए। और सी में ही सेड दैट, यू को मी के अकॉर्डिंग आई किया, कैन नॉट को कुड नॉट, बात इन दैट से भैया दिस का दैट होता है एज इट वॉज, इट इज मान के इट वॉज वेरी रफ। करेक्ट आंसर सी फॉर कनाडा, है ना, सी होगा। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। आइए अमित कुमार जी, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। नंबर 7 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा, सेलेक्ट द करेक्ट पैसिव फॉर्म ऑफ द गिवन सेंटेंस, एक्टिव से पैसिव का मामला। दे से दैट, यू डिड दैट, ये वाला क्वेश्चन आया भी था, आज फिर से बताऊंगा। दे से दैट, से का मतलब है V1, है ना, V1, और V1 का मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट, इसके पैसिव में जाएंगे तो इज एम आर एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, और यहां पर यू डिड यानी आपने अपना काम कर लिया है, V2 का मामला है पास्ट इंडेफिनिट। अब यहां पर देखिए, यू आर टोल्ड, सेड का यू आर टोल्ड, ठीक है, यू आर एडवाइज्ड, यू आर सेड, कोई दिक्कत नहीं, कर दो। बट यहां पर क्या लिखा हुआ है, टू डू इन्फिनेटिव, टू डू सिंपल इन्फिनेटिव, और टू हैव डन परफेक्ट इन्फिनेटिव, है ना। लास्ट क्लास में हम आपको इन्फिनेटिव के बारे में जानकारी दिए थे कि इन्फिनेटिव का मतलब क्या होता है। इन्फिनेटिव का मतलब होता है 2 + V1, इन्फिनेटिव का स्ट्रक्चर होता है 2 + V1। और अगर इन्फिनेटिव के क्लासिफिकेशन के बारे में आप जानेंगे तो पहला आपका होता है सिंपल इन्फिनेटिव, जरूर जानिए इसको, भर भर के क्वेश्चन यहां से पूछे जाते हैं, एडवांस वर्ब में फाउंडेशन बैच में पढ़ाया जाता है सिंपल इन्फिनेटिव। दूसरा है आपका प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव, प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव की बात करेंगे। तीसरे की बात करोगे तो ये आपका हो जाना है परफेक्ट इन्फिनेटिव।
परफेक्ट इन्फिनेटिव, और फिर लास्ट की बात करेंगे तो उसका नाम है परफेक्ट प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव। पढ़ाए थे आपको। किन किन बच्चों को याद है स्ट्रक्चर कमेंट में जरा लिख के बताइए। परफेक्ट प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव। अब आइए यहां, सिंपल इन्फिनेटिव का मतलब है स्ट्रक्चर के तौर पे 2 प्लस V1। प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव का मतलब है 2b V4 V1 प्लस ING। परफेक्ट का मतलब है टू हैव V3, और परफेक्ट प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव का मतलब है टू हैव बिन V4। ये मतलब होता है। अब यहां पर और क्या बताए थे कि सिंपल इन्फिनेटिव जो आपको बताएगा ये बतलाएगा फ्यूचर के एक्शन को। आई एम टू डू दिस, मैं इस काम को करने वाला हूं, यानी क्या नहीं हूं, करूंगा। टू बी V4 ये बतलाता है कॉन्टिन्यूअस एक्शन को, यानी जो अभी चल रहा है। आई एम टीचिंग यू राइट नाउ, अभी पढ़ा रहा हूं आपको। टू हैव V3 परफेक्ट का मतलब होता है कंप्लीट, यानी आपका एक्शन जो है कंप्लीट हो चुका है, चाहे थोड़ी देर पहले हुआ हो या 2 दिन पहले हुआ हो। और परफेक्ट प्रोग्रेसिव का मतलब होता है यानी एक्शन कंटिन्यू तो है, एक्शन आपका कंटिन्यू तो है, लेकिन ये स्टार्ट हो गया पास्ट के ही टाइम में, है ना। जैसे सुबह से पढ़ा रहा हूं, है ना, 6 बजे से पढ़ा रहा हूं तो 6 बज गया, पास्ट का मामला, बट अभी भी कंटिन्यू है, यानी स्टार्टिंग टाइम जो है वो पास्ट का ही है, बट अभी वो एक्शन कंटिन्यू है। ऐसे एक्शन को बताने के लिए परफेक्ट प्रोग्रेसिव इन्फिनेटिव का इस्तेमाल करते हैं। एक्टिव से पैसिव में सेंस चेंज नहीं होना चाहिए, सेंटेंस का स्ट्रक्चर चेंज होता है। दे से तो यू आर टोल्ड। अब टू डू करोगे, टू डू आपका सिंपल इन्फिनेटिव है, फ्यूचर का एक्शन, जबकि यहां डिड बोला गया V2, यानी एक्शन कंप्लीट फॉर्म में है, और यहां फ्यूचर की ओर ले जा रहे हैं, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं, क्योंकि एक्टिव से पैसिव का कॉन्सेप्ट यह है, अगर प्रेजेंट के इंडेफिनिट में एक्टिव है तो प्रेजेंट के इंडेफिनिट में ही पैसिव होना चाहिए। टेंस बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा एक्टिव और पैसिव का। यू आर एडवाइज टू डू, ये भी सिंपल इन्फिनेटिव यानी फ्यूचर का एक्शन, और यू आर एडवाइज्ड टू हैव डन, यानी टू हैव डन यानी काम हो चुका है, यानी डिड। करेक्ट आंसर सी। अब बच्चा ये सोचेगा सर यहां डिड है और डिड मतलब V2, तो वॉज वर V3 होना चाहिए, वह सिंपल वाले में होता है ना। सिंपल स्ट्रक्चर जो टेंस के होते हैं, ये थोड़ा एडवांस वर्जन हो गया, जरूर आप ध्यान रखेंगे। चलिए सी आंसर आपका माना जाएगा। यहां पे एक दिन में 2 बार डिस्कशन होता है? नहीं नहीं नहीं, एक दिन में एक ही बार होता है। ये YouTube सेशन आपका 11 से 12 में चल रहा था, अब 11 साढ़े 12, अब आपको 9:30 पे ही मिल जाएगा पर डे। और एक सेशन मेरा और होता है YouTube पे रात में 10 से 11 में, जो चैनल है आपका नवीन कुमार सिंह, वहां पे मिलेंगे हम आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द नॉइज ऑफ ट्रैफिक केप्ट मी अवेक। केप्ट यानी कि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, और यहां टेंस के स्ट्रक्चर को फॉलो करना पड़ेगा, और वर्ब का सेकंड फॉर्म वॉज वर V3। आई वॉज केप्ट, मी मतलब आई वॉज केप्ट अवेक बाय द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक। द करेक्ट आंसर इज ए, द ट्रैफिक केप्ट मी। भैया पैसिव में आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए, एक्शन वर्ब का थर्ड फॉर्म चाहिए, यहां पे है नहीं, है ना। डायरेक्ट आपने कैप लगा दिया, नहीं चलेगा। आई रिमेन्ड अवेक बाय द नॉइज ऑफ द ट्रैफिक, बिल्कुल भी नहीं। आपका आंसर ए हो गया, A4 आगरा माना जाएगा। ध्यान रखेंगे। और जितने बच्चे सेशन को देख रहे हैं, अगर आप लोगों ने लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर देंगे, है ना। ध्यान रखिएगा। योगी अनुराग ऑफिशियल, गुड मॉर्निंग रिस्पेक्टेड सर, गुड मॉर्निंग जी। कल रात में आप नहीं थे योगी जी, कहां थे, क्यों नहीं थे आप? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन से पहले ये देखो, प्रैक्टिस बैच जिसकी शुरुआत आज शाम से होगी, और कई बार आपको मैं बता चुका हूं, ग्रामर हो, वोकैब हो, कॉम्प्रिहेंशन हो, यहां पे हर एक टाइप के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस करेंगे और बहुत ही जबरदस्त तरीके से करेंगे, है ना। ग्रामर में सबसे पहले ग्रामेटिकल यूनिट जितने भी हैं, नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, आर्टिकल, वर्ब, जितने भी हैं, पहले उस पे बेस्ड क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे, फिर मिक्स्ड क्वेश्चंस करेंगे। वोकैब में सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम, स्पेलिंग टेस्ट, फ्रेजल वर्ब, कंफ्यूजिंग वर्ड्स, जो भी है हर एक पे आपको क्वेश्चन मिलेगा। और कॉम्प्रिहेंशन पैसेज जो आपके लिए चैलेंजिंग होता है और आपके एग्जाम में भर भर के पूछा जा रहा है, इस 3 एरियाज पे हम कमांड करेंगे इस बैच में। 16 अगस्त आज ही है, और आज से शाम में 7 बजे 7 PM to 8 PM हमारी मुलाकात होगी इस बैच में। और ये बैच जो है ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मोड में है। अगर आप ऑनलाइन मोड की बात करेंगे तो इसकी फी हो जाती है 599, सॉरी ऑफलाइन मोड में, है ना, और ऑनलाइन मोड में फी है 399। ऑनलाइन मोड में क्लास कहां मिलेगा, तो अपना ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। जो बच्चे नए हैं, नहीं जानते, गूगल प्ले स्टोर से इस ऐप को डाउनलोड कर लेंगे, और वहां पे इंग्लिश का ये प्रैक्टिस जबरदस्त शानदार बैच आपको मिल जाएगा। हर एक एग्जाम के लिए बेनिफिशियल है। आज शाम में 7 से 8 में
ठीक है, हाँ बिल्कुल लेना जरूरी है ताकि प्रैक्टिस बना रहे आपका। बैच ऐसे ही थोड़े ना बनाते हैं, जरूरी होता है तभी तो बनाते हैं, बिल्कुल जरूरी है। चलिए आइए 9, सेलेक्ट द मोस्ट सिनोनिम। अब आगे आ गया वो क्या आपका ऑफ द गिवन वर्ड। सिनोनिम का मतलब होता है सिमिलर मीनिंग, सिमिलर मीनिंग। क्लियर है मामला। गॉड, अब गॉड वर्ड का मीनिंग क्या होगा? एक होता है जीओडी गॉड भगवान, और ये है जीओएडी गॉड, और इस गॉड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल है आपका वर्ब, और गॉड का मीनिंग क्या होता है? तो किसी को इरिटेट कर देना, किसी को नाराज कर देना। इरिटेट करना, इसी के लिए आप एक वर्ड पढ़ते हैं टीज करना, परेशान करना, वैक्स करना, एनवाई कर देना, ANNOY एनवाई, पिक, जब किसी को आप बहुत ज्यादा ही परेशान कर दें, इरिटेट कर दें, नाराज कर दें, है ना, उस सेंस में वर्ड इस्तेमाल होता है GOAD गुड, वर्ब है। नेक्स्ट वर्ड है आपका SOOTH सूद। ये वर्ड जो है ये वर्ब के तौर पे काम करेगा, एडजेक्टिव के तौर पे ऐसे हो जाता है सूदिंग, SOOTHING सूदिंग, और बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है, बहुत ही पॉजिटिव वर्ड है। सूदिंग वर्ड का मीनिंग होता है बिल्कुल रिलैक्स्ड होना, आराम में है, चिंतित परेशान आप नहीं हैं। सूदिंग वर्ड का मीनिंग हो जाता है काम एंड कंपोज, बिल्कुल शांत चित्त इंसान जो आंतरिक रूप से शांत हो, है ना। इसी को बोलते हैं एलिविएट होना, ALLEVIAT, एलिविएट होना, रिलैक्स होना, बिल्कुल रिलैक्स है, जिसका मन बहुत शांत हो, और मन का शांत रहना बहुत जरूरी है आपके लिए। बी में वर्ड आया है सेव। सेव करना मतलब किसी भी चीज को बचा के रखना। सेव करने के लिए एक फ्रेजल वर्ब इस्तेमाल होता है ले बाय, और ले बाय का मतलब होता है मनी के कॉन्टेक्स्ट में, यानी पैसे को बचा के रखना। ये आप ध्यान रखेंगे। अदर सेंस में सेव की बात करेंगे तो एक होता है साल्वेज, SALVAG, किसी भी चीज को संरक्षण देना। रेस्क्यू टीम होती है कहीं पे किसी को बचाने के लिए, सेव करने के लिए, है ना। और अगर दो वर्ड जानेंगे तो एक वर्ड आपने जरूर पढ़ा होगा प्रिजर्व, प्रिजर्वेशन, और एक वर्ड पढ़ा होगा आपने कंजर्व, कंजर्वेशन, हिंदी में बोलते हैं संरक्षण। ऑप्शन सी की बात करें तो इरिटेट, इरिटेट के लिए आपने ढेर सारा वर्ड्स पढ़ा, इरिटेट, टीच, वेक्स, एनवाय, पिक, है ना, या किसी को क्या कर देना, डिससैटिस्फाइड कर देना, डिससैटिस्फाइड कर देना, असंतुष्ट कर देना। और डिससैटिस्फाइड के लिए कई बार मैं आपको वर्ड बता चुका हूं, डिसग्रंटल्ड, GRUNTLED। इन सारे वर्ड्स को याद रखेंगे। और क्या गणित बताया था कि भाई सेटिस्फाइड का जो मीनिंग होता है वही ग्रंटल्ड का मीनिंग होता है, और डिस लग गया तो नॉट, यानी नॉट सेटिस्फाइड, यानी आप नाराज हैं, हताश हैं, निराश हैं, उस सेंस में बात करेंगे। तो गॉड का सिनोनिम आपका हो जाएगा इरिटेट। करेक्ट आंसर C4 कनाडा। ध्यान आप जरूर रखेंगे। सर लिटरेचर का कोई बैच है? बिल्कुल अमित जी, लिटरेचर का बैच है, धाकर बैच है, इसमें बने रहे आप। इस सेशन में ऐड मिल जाएगा, जैसे बोलूंगा परचेज आप कर सकते हैं। धाकर बैच है आपके इसी ऐप पे, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। यहां जाओगे DHAKAD लिखेंगे, धाकर बैच खुल जाएगा, वहां पे लिटरेचर का शानदार बैच है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, फॉर्मेंट की बात करेंगे। फॉर्मेंट, फॉर्मेंट वर्ड जो है, आप किसी भी वर्ड को पढ़ें सबसे पहले उसके पार्ट्स ऑफ स्पीच को जानिए। फॉर्मेंट का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका होता है वर्ब, है ना। और फॉर्मेंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? तो कहीं ना कहीं ये नेगेटिव सेंस रखता है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। और फॉर्मेंट का मतलब होता है उकसाना या भड़काना या आग लगाना, है ना। फॉर्मेंट के लिए वर्ड इस्तेमाल करेंगे आप इंस्टिगेट, इंस्टिगेट, प्रोवोक करना किसी को, उकसाना भड़काना। इंसाइट, उकसाना या भड़काना। ABET, अबेट, है ना। ये सब ध्यान में रखना है, आग लगाने के लिए फॉर्मेंट वर्ड का इस्तेमाल करते हैं। एक्सटिरपेट, एक्सटिरपेट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? ये भी ग्रामेटिकल प्रोफाइल की बात करेंगे तो वर्ड आपका यहां पे वर्ब ही होगा। इस वर्ड का मीनिंग भी आपका होता है किसी भी चीज को डैमेज करना, डैमेज बोलिए, राइम बनता है रैवेज बोलिए, या एक वर्ड और है सैवेज बोलिए। डैमेज, रैवेज, सैवेज, और एक दो वर्ड और पढ़ लो, डिस्ट्रॉय, DESTROY, एनाइलेट, ANNIHILATE, एनाइलेट, है ना, किसी भी चीज का नुकसान करना, याद रखेंगे। प्रोवोक करने का मतलब क्या होगा? उकसाना या भड़काना। आपने यहां पे लिखा है इंस्टिगेट, प्रोवोक, इंसाइट, अबेट। तो प्रोवोक का मतलब होता है उकसाना, PROMPT, किसी भी काम को करने के लिए जब आपके अंदर आग लगाया जाए। नेगेटिव सेंस में होता है, बट प्रॉम्प्ट वर्ड जो है ये पॉजिटिव भी हो जाता है। और आइसोलेशन की बात करेंगे। आइसोलेशन आपका ION लग गया तो वर्ड आपका नाउन है, यहीं से आपने कहीं ना कहीं वर्ब जरूर पढ़ा होगा।
आइसोलेट, आइसोलेट। अब आइसोलेट वर्ड को कैसे याद रखोगे? अकेला होता है, इसका मीनिंग सिंगल होता है। कैसे याद रखेंगे? यहां पर एक वर्ड है सोल, है ना, SOL, सोल, और इसी से वर्ड बन जाता है सोलली, SOLELY। सोलली वर्ड का मीनिंग हो जाता है ओनली। ओनली का मतलब होता है केवल, यानी कि एक की बात कर रहे। तो कुल मिला के आइसोलेशन का मतलब होता है सिंगल के सेंस में, है ना, आइसोलेटेड। कोविड के टाइम पे आपने सुना होगा क्वारंटाइन वर्ड, और आइसोलेटेड करके रखा गया है, अलग करके रखा गया है उस चीज को। आइसोलेशन मतलब सेपरेशन, ये ध्यान रखना है, यानी अलग कर दिया गया है ग्रुप से, आपको ध्यान रखेंगे। करेक्ट आंसर जो होगा फॉर्मेंट का इंस्टिगेट यानी भड़काना सिनोनिम है। करेक्ट आंसर आपका BB फॉर बॉम्बे हो जाना है। ध्यान आप जरूर रखेंगे यहां पे। 1 मिनट। क्वेश्चन नंबर 11 की बात करें। 11 में आपका क्या है? सेलेक्ट द मोस्ट एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड। एंटोनिम की बात कर रहे। द वर्ड इज एंशिएंट। अब एंशिएंट वर्ड के लास्ट में ENT लगा हुआ है। कई बार आपको बता चुका हूं कि ENT या ANT किसी भी वर्ड का सफिक्स हो तो उस वर्ड का जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है वह आपका एडजेक्टिव होता है, आपको मालूम होना चाहिए। और एंशिएंट वर्ड का मीनिंग क्या होता है? कल रात में अगर आप रहे होंगे इसके 2 वर्ड्स और बताए थे हमने। सबसे पहले तो आर्किक, ARACAIC, आर्केक पढ़ेंगे। बहुत बच्चे इसे आर्चेक पढ़ते हैं, आर्केक पढ़ा जाएगा। आर्केक बोलिए। एंशिएंट वर्ड है, इसको प्रिमिटिव बोलिए, PRIMITIV, है ना। प्रिमिटिव होता है प्राचीन काल के लिए, अर्ली टाइम के लिए। आर्केक, प्रिमिटिव, एंशिएंट, है ना, जो पुराने दौर की बात कर रहे हैं, अर्ली टाइम की जहां पे बात की जाएगी, याद रखना है आपको। अब आइए रिपल्सन। रिपल्सन वर्ड का सफिक्स आपका ION है। वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल आपका नाउन हो जाएगा। किसी भी वर्ड के लास्ट में अगर IONI, ONI, ISIONI वर्ड आपका नाउन होता है। और इसका वर्ब फॉर्म क्या है? तो आइए देख लेते हैं। रिपल्स, REPULSE, ये रिपल्स जो है ये आपका वर्ब हो गया। यहीं से एक एडजेक्टिव भी बन जाता है। एडजेक्टिव क्या बनता है इस वर्ड से? तो वर्ड बन जाता है आपका रिपल्सिव। रिपल्सिव, और रिपल्सिव वर्ड के लास्ट में अगर आप देखें तो IVE लगा हुआ है, और IVE किसी भी वर्ड के लास्ट में हो तो उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच एडजेक्टिव होगा। और कुल मिला के रिपल्सन वर्ड जो है ये नेगेटिव सेंस रखता है, नेगेटिव वर्ड्स हैं। रिपल्स का मतलब होता है जब किसी भी चीज से आप डिस्ट्रैक्ट होते हैं, अलग होते हैं, अट्रैक्ट नहीं होते। तो रिपल्सिव वर्ड का मीनिंग हो जाएगा क्या? जो चीज बहुत ही गंदा है, डिस्गस्टिंग, और जो चीज गंदा है उस चीज से आप अट्रैक्ट नहीं होंगे। तो रिपल्सिव वर्ड की अगर मैं बात करूं तो इसका मीनिंग हो जाएगा डिस्गस्टिंग, है ना, जो चीज बहुत ही घटिया टाइप का है। और कल या परसों आप मेरे साथ एक वर्ड पढ़े थे, नेस्टी, NASTY। कल संडे था, या संडे या सैटरडे को आपने एक सिनोनिमस वर्ड पढ़ा था सेट्स में, रात वाले में, नेस्टी। और नेस्टी का मतलब होता है वेरी बैड, जो चीज बहुत ही गंदा हो, वेरी बैड। नेस्टी स्मेल यानी गंध नहीं, दुर्गंध की बात आप कर रहे हैं। क्लियर? यहां पे आइए ऑप्शन की बात करते हैं। मॉडर्न। भाई मॉडर्न का मतलब होता है आधुनिक, यानी अभी का जो टाइम है। तो मॉडर्न मीन्स क्या हो जाएगा? अभी की बात करेंगे। और किसी भी समय की बात करें कंटेम्पररी वर्ड हो जाता है। समकालीन, जैसे मैं इस समय में हूं, है ना, तो कंटेम्पररी बोल सकते हैं। समकालीन ये किसी भी दौर में हो सकता है। गांधी जी के दौर में जो हुआ होगा, गांधी जी के लिए वो चीज मॉडर्न हो रहा होगा उस टाइम में, है ना। हमारे दौर में जो हो रहा है तो अभी की बात करेंगे। तो मॉडर्न का मतलब होता है करंट टाइम, करंट टाइम की बात करेंगे, है ना। और मॉडर्न का मतलब होता है प्रेजेंट टाइम, यानी अभी के दौर में, प्रेजेंट टाइम। इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है दीज डेज, इन दिनों, आजकल। या इसी के लिए वर्ड इस्तेमाल होता है फ्रेज के तौर पे नाउअडेज। ध्यान आप जरूर रखेंगे। नेक्स्ट वर्ड की आइए बात कर लेते हैं। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका? डिसअपियर। डिस किसी भी वर्ड के पहले लग जाए इसका मीनिंग हो जाता है आपका नॉट, आपको अच्छे से मालूम है। और इसी अपियर, अगर अपियर वर्ड की बात करेंगे तो अपियर अपने आप में वर्ब है, और इसी अपियर से नाउन बन जाता है अपीयरेंस, APPEARANC। आपका अपीयरेंस जबरदस्त है, यानी आप अच्छा दिख रहे हैं। और अपीयरेंस की बात अगर आप करेंगे तो अपीयरेंस का मतलब होता है प्रेजेंस, यानी आपकी उपस्थिति, आप वहां पे मौजूद हैं, है ना। तो डिसअपियर और वहीं से बना अपीयरेंस या प्रेजेंस। तो नॉट अपीयरेंस यानी आप उस जगह पे प्रकट नहीं है, उस जगह से लापता हैं आप। तो डिसअपियर का मतलब क्या हो जाएगा? जब वहां पे आप नहीं हैं, है ना, आप छिपे हुए हैं, दिख नहीं रहे। तो कॉन्सील, और कॉन्सील मतलब हाइड करके रखना किसी भी चीज को, वही होता है डिसअपियर। तो एंशिएंट वर्ड का एंटोनिम बोला गया। करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी, मॉडर्न हो जाएगा। और जितने भी वर्ड्स यहां पे है, हर एक वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या होना चाहिए? एडजेक्टिव। बस रिपल्सन ION है तो वर्ड आपका क्या हो गया? नाउन के तौर पे।
एक बार आप सभी का कमेंट्स देख लो। यस सर फॉर 14 डेज। व्हाट फॉर 14 डेज? क्या लिखा है आपने 14 डेज के लिए योगी जी? चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। कृप्ति गुड मॉर्निंग कृप्ति। चलो आ जाओ, नंबर 12 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या कहा जा रहा है? बीटर। बीटर, बीटर वर्ड का ग्रामेटिकल प्रोफाइल अगर आप देखें ध्यान से तो इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका क्या होगा? जो चीज एडजेक्टिव है। अब बीटर वर्ड एडजेक्टिव के तौर पे है और ये नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में यूज भी किया जाता है, जो चीज बहुत ही तीखा हो, है ना, तीखे के सेंस में आप इस्तेमाल करते हैं। जैसे एक वर्ड आता है पोइग्नेंट, POIGNANT, पोइग्नेंट, है ना। बीटर, बड़ा ही बिटरली बोलता है, यानी मतलब बोली से गोली निकले, है ना, बोलने की तमीज नहीं है। बीटर उस सेंस में इस्तेमाल होगा, यानी हार्ड, हार्ड बोलता है ना। कैकोफनस, CACOPHONOUS, है ना। और इस टाइप की बोली कौन बोलेगा? जिसको किसी भी चीज का डर वगैरह नहीं है। वैसे यहां देख लो, कैको वर्ड आया है, कैको का मीनिंग होता है बैड। जहां पर भी CACO वर्ड दिख जाएगा उसका मीनिंग बैड होगा। और फोनस वर्ड आया है, OUS लगा हुआ है, वर्ड आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और फोन का मतलब क्या होता है? PHO, यानी फोन का मतलब साउंड। जब आपकी आवाज, जब आपकी बोली बैड हो, अच्छी ना हो। और कोई किसी को गाली या बदतमीजी कब देगा? जब उस इंसान को किसी भी चीज का डर वगैरह नहीं है। अब एक वर्ड आता है ऑडेस, एक वर्ड आता है ब्रेव आपका, और एक होता है ब्रेजेन। देखिए, BRAZEN, और एक वर्ड आता है आपका ब्रेव। ब्रेव का मतलब होता है बहादुर, यानी साहसी। अब यहां पर ध्यान देंगे, ब्रेव जो होता है ये पॉजिटिव वर्ड है, और कई बार एग्जाम में सिनोनिमस वर्ड के तौर पे ब्रेव का ब्रेजन, ब्रेजेन का ब्रेव हो जाता है, बट ब्रेजेन आपका नेगेटिव वर्ड है। अब कैसे नेगेटिव वर्ड है? दोनों तो बहादुर है नहीं। एक होता है साहस और दूसरा होता है दुस्साहस। साहस किसी भी पॉजिटिव काम को करने के लिए, और दुस्साहस, रावण का दुस्साहस था कि वो सीता मैया का हरण किए, तब उनका विनाश हुआ। तो ब्रेजिन एटीट्यूड जो होता है ये नेगेटिव एटीट्यूड है। भले आप उसको बोल दे बड़ा ही कॉन्फिडेंट बंदा है, बट वो नेगेटिव है। और ब्रेव, भगत सिंह ब्रेव थे, भगत सिंह ब्रेव थे, है ना। लेकिन ब्रेजिन नेगेटिव सेंस में जाता है। और जो इंसान नेगेटिव होगा, है ना, किसी को कुछ बोल देगा, डर नहीं है, संस्कार नहीं है, कल्चर नहीं है, उसको ब्रेजिन कहने का काम करेंगे। आइए यहां पे, और वही आपका बीटर कहलाएगा। ब्लंट भी आपका एडजेक्टिव के तौर पे है, और ब्लंट का मतलब होता है जिसका दिमाग बिल्कुल ही मोटा हो, यानी दिमाग में कुछ जाए नहीं, दिमाग में भूसा भरा हुआ है। तो ब्लंट वर्ड का मीनिंग तो सबसे पहले तो आप रफ भी लिख सकते हैं, और जो रिफाइंड ना हो, अनरिफाइंड वे में है। अनरिफाइंड वर्ड को समझिए। अनरिफाइंड की अगर बात करें तो अन किसी भी वर्ड के पहले आ जाए उसका मीनिंग होता है नॉट, और रिफाइन, रिफाइनरी, यानी रिफाइंड का मतलब प्योर, नॉट प्योर, यानी उसके माइंड में कचरा भरा हुआ है ना। और जो ऐसा होगा बिल्कुल डल एंड बोरिंग होगा, उबाऊ होगा, लेजी होगा, या इसी के वर्ड इस्तेमाल करें लैसिट्यूड, आलसी टाइप का इंसान होगा, पढ़ेगा लिखेगा नहीं, चीजों को समझेगा नहीं। लैसिट्यूड या लेजी बोलेंगे, डल बोलेंगे, अनइंटरेस्टिंग बोलेंगे। बोल्ड का मतलब होता है साहसी, जो इंसान काफी बोल्ड हो। और बोल्ड पॉजिटिव नेगेटिव दोनों सेंस में इस्तेमाल किया जाता है। जैसे आपने बोला एक वर्ड ब्रेव, ब्रेव का मतलब हो गया बहादुर। ब्रेजिन वर्ड भी आप पढ़े, ब्रेजिन नेगेटिव है, ब्रेव आपका पॉजिटिव है। ध्यान से देखेंगे, एक वर्ड होता है ऑडेसियस, AUDACIOUS। ऑडेसियस इंसान क्या होगा? इसके अंदर साहस होगा, बट ये थोड़ा सा एरोगेंट टाइप का होगा, घमंडी टाइप का होगा, अपने सामने किसी को कुछ भी समझेगा नहीं। तो कहीं ना कहीं बोल्ड इंसान जो होता है थोड़ा बहुत एरोगेंट भी हो जाता है। उस सेंस में आप ध्यान में जरूर रखेंगे। और ऑप्शन सी में वर्ड आया है टिमिड, टिमिड का मतलब होता है डरपोक, ये वर्ड भी आपका एडजेक्टिव है। तो टिमिड मींस क्या होता है? COWAR, डिकॉवर्ड। डरपोक की बात करेंगे, यहीं पे वर्ड आता है सबमिसिव। सबमिसिव इंसान वो होता है जो दब्बू टाइप का हो। वैसे भी SUB सब वर्ड है, जिसका मीनिंग आपका होता है लो। सब का मतलब क्या होता है? लो, नीचे की ओर। आप बोलते हैं सब वे, सब वे, यानी अंदर का रास्ता, जमीन के अंदर से जो रास्ता गया है। सब मतलब लो, वे मतलब रास्ता अंदर से निकलना, उसको सब वे बोलेंगे। तो सबमिसिव नीचे की ओर होता है। यहीं पे आप बोलेंगे सर्विट्यूड, SERVITUD, यानी सर्विट्यूड वर्ड को अगर आप सीखने की कोशिश करें तो SERV सर्व, सर्व कौन करेगा? जो सर्वेंट होगा, है ना। और ट्यूड मतलब एटीट्यूड, मतलब जिसका एटीट्यूड नौकर जैसा है ना, हमेशा जी हुजूरी करेगा, जी मालिक, जी मालिक। उस सेंस में टिमिड वर्ड जो दब्बू टाइप का हो, डरपोक टाइप का हो, इसके लिए एक बहुत ही बेहतरीन वर्ड इस्तेमाल होता है मीक। वैसे मीक वर्ड को बोल देते हैं पोलाइट, विनम्र, है ना। बट क्या बोलते हैं? विनम्रता और दीनता में फर्क होता है। विनम्र होने का मतलब नहीं है कि हर एक के हाँ में हाँ मिलाना है आपको,
और दीनता यानी गरीबी, जब आप जी हुजूरी करते हैं। तो विनम्रता और दीनता में बहुत फर्क होता है। पोलाइट और मीक, मीक भी है जी, हर एक की बात मानेगा, लेकिन सबकी बात मान जाना आज्ञा कहलाएगा, या मतलब संस्कार होना, तो ये गलत बात है। आपको कहाँ हाँ बोलना है, कहाँ ना बोलना है, ये आपका कॉल होना चाहिए। तो टिमिड का मीक आता है और मीक नेगेटिव कॉन्टेक्स्ट में जाएगा, पोलाइट अपने आप में पॉजिटिव वर्ड होता है। अब आइए बीटर वर्ड की बात कर रहे हैं, तो बीटर का मतलब होता है जो बहुत एरोगेंट हो। और सिनोनिम एंटोनिम वर्ड की बात करेंगे तो करेक्ट आंसर जो हमारा है वो होना चाहिए सी फॉर कनाडा। चलिए, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। सॉरी सर, बट जरूरी नहीं है सबका मीनिंग नीचे ही आए। यस, नहीं नहीं, सब वर्ड का मीनिंग नीचे ही होता है। SUB सब जो है उसका रूट वर्ड है ये, अपने आप में जहां भी लगेगा उसका मीनिंग अंडर के सेंस में ही देगा, है ना। और अगर आप ऐसा कोई वर्ड जानते हैं तो कमेंट करके लिख के बताइए मेरे को, जहां पे लो उसका सेंस ना आता हो योगी जी। आइए नेक्स्ट, वन वर्ड की बात कर रहे हैं। वन वर्ड में आपका है एनिमल दैट फीड्स ऑन प्लांट, यानी एनिमल फीड्स ऑन, जो खाने पे निर्भर हो, किस पे निर्भर हो, प्लांट पे हो। कार्निवोरस, CARN कार्न वर्ड है, और कार्न का मीनिंग होता है, रूट वर्ड है अपने आप में। इस वर्ड का मीनिंग होता है फ्लेश, यानी कि मांस की बात करेंगे, है ना, ध्यान रखेंगे आप। और वोरस वर्ड आया है, OUS लग गया, तो उस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव हो जाएगा। और इस वर्ड का मीनिंग होता है ईट, यानी कि खाना। तो क्या खाएगा, मांस खाएगा, मांसाहारी कहलाएगा। और हर्बीवोरस की बात करेंगे तो बोर का मतलब खाना है, OUS लग गया एडजेक्टिव। हर्बी का मतलब होता है हर्बल चीजें, यानी साग सब्जियां, वेजिटेबल, है ना, शाकाहारी। और इंसेक्टिवोरस, इंसेक्ट्स आप जानते हैं जो कीट पतंग हैं, छोटे छोटे, है ना, स्मॉल इंसेक्ट्स, स्मॉल क्रिएचर्स, स्मॉल क्रिएचर्स। आप फ्लाई वगैरह की बात कर सकते हैं, मक्खियों की बात कर सकते हैं, उसको खाने वाला इंसेक्टिवोरस। क्वेश्चन है एनिमल, एनिमल होना चाहिए, स्पेलिंग रॉन्ग है, ANIMAL दैट फीड्स ऑन प्लांट्स। द करेक्ट आंसर इज हार्बीवोरस। और यहीं पर एक वर्ड और बनता है, बताना चाहूंगा, आपने जरूर कभी ना कभी पढ़ा होगा, ओमनीवोरस। और ओमनी वर्ड के बारे में कई दफा बता चुका हूं कि ओमनी का मीनिंग होता है ऑल, और वोरस का मतलब होता है खाना, जो हर एक टाइप के खाद्य पदार्थ को खाने का काम करेगा, यानी क्या, सर्वाहारी, जो सब चीज खाता है ना, ध्यान रखेंगे। चलिए, क्या लिखा है योगी आपने, बी, अच्छा आंसर, चलो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नंबर 14 की बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 40 आपसे। 14 क्या कह रहा है, ग्रुप ऑफ स्टार्स। अब ग्रुप ऑफ स्टार्स के लिए क्या क्या वर्ड इस्तेमाल करेंगे, ऑर्बिट। भाई ऑर्बिट तो होता है वो शेप जिसपे कोई भी, क्या बोलते हैं, सेलेस्टियल बॉडी रोटेट करता है, घूमता है ना, वो उस वे की बात करेंगे, उस पैसेज की बात करेंगे, उस रास्ते की बात करेंगे जिसपे कोई भी सेलेस्टियल बॉडी क्या करता है, घूमते रहता है ना। अ पैसेज अ वे थ्रू विच एनी सेलेस्टियल बॉडी इज मूव्ड या मूव्ड, है ना, जिसको घुमाया जाता है या जो खुद घूमते रहता है, रोटेट करते रहता है। आइए, तो ऑर्बिट वो हो गया आपका। कॉन्स्टेलेशंस का मतलब होता है गैलेक्सी, GALAXY, और गैलेक्सी का मतलब ग्रुप ऑफ स्टार्स, कॉन्स्टेलेशन ग्रुप ऑफ स्टार्स। द करेक्ट आंसर इज BB फॉर बॉम्बे। सोलर सिस्टम की बात करेंगे तो हमारा अर्थ या जितने भी प्लैनेट्स हैं ये सारे के सारे सोलर सिस्टम, हमने यहाँ पे सेलेस्टियल बॉडी का जिक्र किया है। करेक्ट आंसर जो होगा वो BB फॉर बॉम्बे होना चाहिए, ध्यान रखेंगे आप। चलिए, बहुत बढ़िया। नंबर 15 में आपका इडियम एंड फ्रेज की बात हम करेंगे। यहां पर इट वॉज ही हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील, यह वही है जिसने मेरे काम में अरंगा डाला है, यानी बाधा डाला है। इट वॉज ही हु पुट अ स्पोक इन माई व्हील, पुट अ स्पोक इन माई व्हील, मेरे चक्के में कुछ डाल दिया, गाड़ी आगे नहीं बढ़ी, उस सेंस से आप समझ सकते हैं। तो इसका मतलब होता है प्रिवेंट समवन फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, फ्रॉम डूइंग एनीथिंग, किसी को भी रुकावट, किसी के काम में रुकावट डालना, है ना, काम करने नहीं देना। तो ट्राई टू कॉज एन एक्सीडेंट, है ना, ये बिल्कुल नहीं, एक्सीडेंट का सेंस यहां पे नहीं है। हेल्प्ड इन द एग्जीक्यूशन, एग्जीक्यूशन वर्ड का मीनिंग हो जाता है इंप्लीमेंटेशन, और इंप्लीमेंटेशन का मतलब होता है किसी भी चीज को लागू करना। इंप्लीमेंटेशन किसी भी चीज को लागू करना। थॉट, थॉट का मतलब होता है किसी को रोकना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, बाधित करना, ऑब्स्ट्रक्ट करना, हिंडर करना, या यहीं पे एक वर्ड और लिख सकते हैं, हैम्पर करना, रुकावट पैदा करना, उस सेंस में इन द एग्जीक्यूशन ऑफ द प्लान, यानी किसी भी प्लान को इंप्लीमेंट करने के लिए बाधित कर देना। करेक्ट आंसर
C4 कनाडा आपका हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16 की बात करेंगे। स्ट्राइक गोल्ड, ये ईडियम है और ये बड़ा ही पॉजिटिव मीनिंग रखता है, ये आप ध्यान रखेंगे। स्ट्राइक गोल्ड का मतलब हो जाता है टू बी वेरी सक्सेसफुल, बहुत ज्यादा ही सफल होना अपनी जिंदगी में। शाहरुख खान, विराट कोहली, टू बी वेरी सक्सेसफुल इन योर लाइफ, इन वंस लाइफ, अपनी जिंदगी में, है ना। आप ध्यान रखेंगे। और जब बहुत ज्यादा आप सफल हो जाते हैं, बहुत कुछ आप प्राप्त कर लेते हैं, तो उसके लिए एक वर्ड आता है अकॉम्प्लिशमेंट। ACCOMPLISHMENT। अकॉम्प्लिशमेंट आपका नाउन के तौर पे काम करता है, बिकॉज इसका सफिक्स नाउन है। अगर सिर्फ अकॉम्प्लिश आता तो ये वर्ड मेरा वर्ब हो जाता। दोनों मिला के अकॉम्प्लिशमेंट, और अकॉम्प्लिशमेंट का मतलब होता है ग्रेट अचीवमेंट, यानी आपने अपनी जिंदगी में बहुत कुछ हासिल किया है। लाइक शाहरुख खान, विराट कोहली, सचिन तेंदुलकर, है ना। स्ट्राइक गोल्ड, हिट अ गोल्डन स्पॉट। स्पॉट का मीनिंग होता है प्लेस, जगह, बिल्कुल भी नहीं। कम अक्रॉस, कम अक्रॉस का मतलब होता है संयोग से मुलाकात हो जाना, एक्सीडेंटल मीटिंग। आप मार्केट गए, आपके पुराने दोस्त मिल गए आपको वहां पे, लेकिन आपने सोचा नहीं था कि उनसे वहां पे मुलाकात होगी। एक्सीडेंटल मीटिंग की बात करते हैं। और सी की बात करेंगे अनकवर, यानी कोई चीज ढका हुआ है, उसका कवर को आपने हटा दिया, अन का मीनिंग होता है नॉट। अनकवर और फाइंड अ वैल्यूएबल, आपने पाया है कुछ ऐसा जो वैल्यूएबल है, इंपॉर्टेंट है। लाइन ऑफ आर्गुमेंट और इंफॉर्मेशन, और जो चीज आपके लिए बहुत ही वैल्यू रखता है, कीमती है, वह आपकी सफलता है। उस सेंस में आप करेक्ट ऑप्शन सी को सिलेक्ट करके आगे निकलेंगे, है ना। चलिए, सुशांत सिंह राजपूत सफल हो रहे थे, बहुत आगे जाते, बट प्रकृति को कुछ और मंजूर था। आइए यहां पे नंबर 17, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। साइकोलॉजिकल, 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 साइकोलॉजिकल की स्पेलिंग होती है PSYCHOLOGICL, है ना, साइकोलॉजिकल। अब देखिए यहां पे बहुत सारे वर्ड्स हैं, कई बार आपको बताता हूं। जैसे यहां पे वर्ड आया BIOLOGY, कई बार बता चुका हूं, बच्चे बहुत गलत प्रोनाउंस करते हैं इन वर्ड्स को। और फिर यहां पे वर्ड लिखा मैंने, बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे टीचर्स को भी मैंने सुना है गलत बोलते हैं, बायोलॉजी नहीं होता। जब भी इस टाइप के वर्ड को आप प्रोनाउंस करेंगे, लॉजी जहां लगा हुआ है वहां पे आप ऐसे लिखने का काम करेंगे, बायोलॉजी नहीं बायोलॉजी, साइकोलॉजी नहीं साइकोलॉजी, टेक्नोलॉजी नहीं टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी टेक्नोलॉजी, बायोलॉजी बायोलॉजी बायोलॉजी, साइकोलॉजी साइकोलॉजी साइकोलॉजी, ऐसे बोलना है। ऐसा नहीं कि बायोलॉजी, टर्मिनोलॉजी, साइकोलॉजी, ऐसे नहीं बोला जाता है, ध्यान आप रखेंगे। करेक्ट आंसर आपका हो गया सी। अब साइक वर्ड का मीनिंग होता है माइंड, साइक का मीनिंग होता है माइंड। और लॉजी वर्ड की बात करेंगे, लॉजी से ही आपका लॉजिकल वर्ड आया है। लॉजी की बात करेंगे तो उसका मीनिंग होता है स्टडी, स्टडी ऑफ माइंड, है ना, साइकोलॉजी, मनोविज्ञान जिसको आप बोलते हैं। और यही साइक वर्ड से आपके दो वर्ड बनते हैं, एक वर्ड बनता है साइकियाट्रिस्ट, साइकियाट्रिस्ट, और एक होता है साइकोलॉजिस्ट, साइकोलॉजिस्ट। अब दोनों वर्ड के लास्ट में आपका IST आया हुआ है, और IST किसी भी वर्ड के लास्ट में हो कॉमन नाउन, और इसका इस्तेमाल जो होता है IST का, वो होता है लिविंग के लिए, यानी कि ह्यूमन बीइंग के लिए, यानी कि मानव के लिए। दोनों मनोविज्ञान को जानने वाला है, बट दोनों में थोड़ा सा डिफरेंस है। साइकियाट्रिस्ट वो डॉक्टर होते हैं, है ना, जब कोई इंसान डिप्रेशन के दौर में जाए तो इलाज वगैरह, यानी इनके पास प्रैक्टिकल नॉलेज होता है। और साइकोलॉजिस्ट वो होंगे जो आपके दिमाग को पढ़ देंगे, जिनके पास थ्योरेटिकल नॉलेज है ना। तो ये डॉक्टर नहीं होते, ये डॉक्टर होते हैं, और ये उस चीज के बारे में पढ़ने लिखने वाले होते हैं। वन हु स्टडीज अबाउट ह्यूमन्स माइंड। करेक्ट आंसर आपका क्या हो जाएगा, वो तो ये हो गया। बाद बाकी साइकियाट्रिस्ट और साइकोलॉजिस्ट में थोड़ा सा डिफरेंस है, जो मैंने आपको बता दिया है। साइकियाट्रिस्ट साइकियाट्रिस्ट साइकियाट्रिस्ट, है ना, ध्यान रहेगा। साइकियाट्रिस्ट बोलेंगे ऐसे। 18 की बात कर लो। क्वेश्चन नंबर 18 आपसे क्या कह रहा, सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। बेटरमेंट, फॉरेन एंड प्रॉमिस्क्यूअस। बेटरमेंट में आपका डबल टी होना चाहिए, BETTER। आप बैटर कैसे लिखते हैं, BETTER, है ना। तो ये बैटर आपका हो जाता है ना, सॉरी, एजेक्टिव। बैटर वर्ड जो है ये आपका एजेक्टिव के तौर पे काम करता है, और यहीं पे अगर इसके लास्ट में आप MENT लगा देते हैं, बैटरमेंट, तो वर्ड आपका नाउन हो जाता है।
ध्यान रखेंगे। तो ये आपका रॉन्ग है। फॉरेन की स्पेलिंग ये नहीं होती है। फॉरेन आपका क्या होता है? FOREIGN। फॉरेन मतलब क्या? जिस चीज के बारे में आप ज्यादा नहीं जानते हैं, एलियन बोला जा सकता है। और प्रोमिस्क्यूअस OUS वर्ड के लास्ट में लगा हुआ है। इस वर्ड का पार्ट्स ऑफ स्पीच आपका एडजेक्टिव होना है, ध्यान रखेंगे। प्रोमिस्क्यूअस अपने आप में नेगेटिव वर्ड है और प्रोमिस्क्यूअस वर्ड का मतलब होता है टू हैव मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप, टू हैव मल्टीपल सेक्सुअल रिलेशनशिप, चाहे मेल हो या कोई फीमेल हो, अगर उनका सेक्सुअल रिलेशनशिप एक से ज्यादा लोगों के साथ है, उनके लिए इस्तेमाल करते हैं प्रोमिस्क्यूअस वर्ड OUS एडजेक्टिव के तौर पे। और करेक्टली स्पेल्ड है, ऑप्शन सी आपका आंसर होगा। नेक्स्ट, ये वोकैब का बैच है। किसका बैच है? वोकैब का बैच है ना। अभी आप मेरे साथ वर्ड पढ़ रहे थे, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम। इसका गणित समझने के लिए आप इस बैच में आ सकते हैं। और ये बैच सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड सिर्फ वर्ड को सिखाता नहीं है, वर्ड को रटाता नहीं है, शब्दों की समझ बिल्ड करेगा ये बैच आपका। कौन सा वर्ड कहां से आया है ना, कैसे कैलकुलेट करें शब्दों के गणित को, शब्दों के विज्ञान को, है ना, एकदम साइंटिफिक अप्रोच के साथ, मैथमेटिकल अप्रोच के साथ वर्ड को कैसे सीखा जाए, समझा जाए, रटा नहीं जाए, समझा जाए, उसके लिए बैच है जो ऑनलाइन मोड में है। 299 फी है इस बैच की। पुराना बैच है, 10 दिन के बाद ये कंप्लीट भी हो जाएगा, है ना। लेकिन अभी कोर्स इस पे रहेगा 3-4 महीने और। ये कहां पे मिलता है आपको? अपना ऐप है प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह। जिन भी बच्चों को वर्ड में कोई प्रॉब्लम हो, 30 से 40 मतलब 45 to 15 डेज में आप वर्ड को बेहतर कर सकते हैं इस बैच को ज्वाइन करने के बाद। और ये कंप्लीट वोकैब बैच है, बहुत ही शानदार, बहुत ही जबरदस्त वोकैब के लिए। आइए, एक मिनट सर, सी ही होगा आंसर, करेक्ट स्पेलिंग बता रही थी। हाँ, सी होगा, प्रोमिस्क्यूअस, बिल्कुल सही है, सी आंसर होगा। आइए, ये वोकैब का बैच था। अब आओ प्रेपोजिशनल फ्रेज की बात करते हैं 19 में। We did not exactly bargain dash him turning up like that out of the blue. We did not exactly bargain. bargain के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन for का इस्तेमाल किया जाता है। सर, आज वाला जो बैच है कब से चलेगा? अगर बाय करेंगे शाम में 7 बजे से, शाम में इवनिंग में 7 PM से चलेगा वो बैच। और बार्गेन के साथ फिक्स्ड प्रेपोजिशन आपका for आता है, ना अबाउट ना ऑफ का इस्तेमाल करेंगे। We didn't exactly bargain for him turning up like that out of the blue. 20 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 20 आपसे क्या कह रहा है? द मुस्लिम्स आर अटेंडेड प्रेयर्स इन द मॉस्क, यानी मस्जिद डैश फ्राइडे, है ना, फ्राइडे को क्या बोलती हैं, जुम्मे की नमाज बोलते हैं ना, एट इन ऑन। अब यहां पर देखिए, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आज फिर से बता देता हूं। ऑन आता है टाइम के लिए, ऑन का भी इस्तेमाल करते हैं टाइम के लिए, इन का भी इस्तेमाल होता है टाइम के ही कॉन्टेक्स्ट में, और एट भी बतलाता है टाइम के लिए। बट आज के बाद ऑन, एट, इन में आप कभी भी कंफ्यूज नहीं होंगे। बस 2 मिनट मुझे ध्यान से आप सुन लीजिए। ऑन का इस्तेमाल जब भी टाइम के साथ करेंगे, उस टाइम का जो ड्यूरेशन है, उस टाइम का जो ड्यूरेशन है वह 24 आवर्स होना चाहिए। यानी कोई भी टाइम है उसका ड्यूरेशन 24 आवर्स होना चाहिए, ना 24 आवर्स से कम, ना 24 आवर्स से ज्यादा, कंप्लीट 24 आवर्स। ऐसे टाइम के साथ आप ऑन का इस्तेमाल करते हैं। इसीलिए आप ऑन का इस्तेमाल कहां कहां करते हैं? आप क्या बोलते हैं? ऑन मंडे, ऑन 16 सितंबर, यानी 16 सितंबर है और 24 घंटे के बाद 17 हो जाएगा, 16 नहीं रहेगा। इसीलिए आप ऑन 2 अक्टूबर, ऑन 15 अगस्त, ऑन 16 सितंबर बोलते हैं, याद रखेंगे, है ना। तो ऑन का इस्तेमाल ऐसे टाइम के साथ जिसका ड्यूरेशन 24 आवर्स हो, ना उससे कम ना उससे ज्यादा, वहां ऑन का इस्तेमाल करेंगे। इन की बात करेंगे, इनके साथ जो टाइम आता है उसका जो ड्यूरेशन है, वो ड्यूरेशन आपका कैसा होना चाहिए? लेस या फिर मोर देन 24 आवर्स। यानी आप जब इन की बात करेंगे, ड्यूरेशन या तो 24 घंटे से ज्यादा या उससे कम का होना चाहिए। इसीलिए आप इनका इस्तेमाल कहां करते हैं? आप बोलते हैं इन जनवरी, महीनों के नाम के साथ। और कोई भी मंथ जो होगा 30 डेज का होगा, 31 का होगा, फेब की बात करेंगे 28, लीप ईयर की बात करेंगे 29 डेज का होगा, है ना, इन जनवरी। या आप बोलते हैं इन 1947, है ना, 365 डेज यानी मोर देन 24 आवर्स। आप यहीं पे बोलते हैं इन 5
आवर्स यानी 5 घंटे में, तो ये 24 घंटे से कम का समय है। इन जब भी टाइम को बताएगा ड्यूरेशन लेस या मोर देन 24 आवर्स होना चाहिए। और एट की अगर बात करें तो एट जिस टाइम को बतलाता है वह एग्जैक्ट टाइम होता है, और एग्जैक्ट टाइम का मतलब है जीरो टाइम गैप, यानी बिल्कुल जिस समय के बारे में बोले हैं वहां थोड़ा सा भी गैप बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। जैसे आपने बोला एट 5 o'clock, यानी बिल्कुल 5 बजा है, 5 बज के 1 सेकंड भी नहीं हुआ है। यहीं पे आप बोलते हैं एट मिडनाइट, यानी आधी रात, यानी बिल्कुल 12 बजे। यहीं पे आप बोलते हैं एट नून, यानी दोपहर का 12 बजे, है ना। तो एट इन ऑन ध्यान जरूर रखेंगे टाइम के कॉन्टेक्स्ट में। यहां आया है फ्राइडे, यानी 24 आवर्स का होगा। 24 आवर्स के बाद ये फ्राइडे सैटरडे में चेंज हो जाएगा। करेक्ट आंसर सी फॉर कैनेडा। चलिए 21, प्लीज डैश योर सॉक्स बिफोर यू एंटर द रूम, है ना। अपने शूज स्लीपर सॉक्स उतार लें, उसके बाद रूम में आप एंटर करें। टेक ऑफ का मतलब होता है पुट ऑफ करना, है ना, उतार लेना। पुट ऑन का मीनिंग पहनना होता है, पुट ऑफ का एक मीनिंग कैंसिल करना भी होता है, और एक मीनिंग होता है जो भी चीज आपने पहना है उसको आपने उतार दिया है। पुट ऑफ योर शर्ट, अपना शर्ट उतारे हैं। और टेक आफ्टर, देखिए एक वर्ड होता है टेक आफ्टर और एक वर्ड होता है आपका लुक आफ्टर। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, जहां टेक आफ्टर होना चाहिए वहां लुक आफ्टर कर देते हैं, जहां लुक आफ्टर होना चाहिए वहां टेक आफ्टर कर देते हैं। बट आपको ध्यान रखना है टेक आफ्टर का मतलब होता है सेम, सिमिलर, यानी आप एक जैसा ही दिख रहे हैं, है ना। टेक आफ्टर, इसी के लिए वर्ड आता है रिजम्बल, यानी एक समान दिखना, एक समान दिखना। और लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, टेक केयर ऑफ। आइए यहां पे, तो टेक आफ्टर का इस्तेमाल कैसे करेंगे। जैसे एक कपिल शर्मा के शो में बहुत पहले दो बहन आई थी, चिंकी पिंकी ऐसे ही कुछ नाम था, उन लोगों का डायलॉग ऐसा ही था। आप देखे होंगे शो तो आपको मालूम होगा कैसे डायलॉग था, कि ऐसा ही कुछ था, ये मैंने नहीं इसने बोला है, और उसने बोलता था मैंने नहीं इन्होंने बोला है, ऐसे करके दोनों का डायलॉग होता था। आप कभी देखेंगे चिंगी पिंगी पता नहीं कुछ ऐसा ही नाम था, दोनों बहन एक जैसा ही दिखती हैं, है ना, इसका पता नहीं, ऐसे करके डायलॉग होता था उसका। तो टेक आफ्टर वही है, जब ट्विन जोड़े एक जैसे दिखे टेक आफ्टर की बात करेंगे, है ना। मैं जैसे बोलूं सी टेक्स आफ्टर हर मदर, वह अपने बिल्कुल मम्मा के जैसा दिखती है ना। और लुक आफ्टर का मतलब होता है टेक केयर ऑफ, वी शुड लुक आफ्टर आवर पेरेंट्स इन देयर ओल्ड एज, हमें अपने माता पिता का उनके बुढ़ापे के दिनों में क्या करना चाहिए, लुक आफ्टर करना चाहिए, देखभाल करनी चाहिए। और टेक ओवर, और एक वर्ड होता है आपने हैंड ओवर, जरूर सुना होगा, हैंड ओवर किया, टेक ओवर किया। क्लियर। करेक्ट आंसर आपका यहां पर क्या हो जाएगा, प्लीज टेक ऑफ। करेक्ट आंसर ए फॉर आगरा। चलिए, मैं तो स्मार्ट हूं इसका पता नहीं, हाँ, है ना, ऐसे ही कुछ डायलॉग होता था। 22, फाइंड द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। यहां पर आइए, माय फाइनल आंसर स्टिल स्टैंड्स नो। अब जब कामा दे रहे हैं तो नो का एन कैपिटल नहीं, स्मॉल नहीं होना चाहिए। माई फाइनल आंसर स्टिल स्टैंड्स नो नहीं चलेगा, माई फाइनल आंसर स्टिल स्टैंड्स नो, है ना। और इस टाइप से आप जाएंगे, करेक्ट आंसर मतलब नो मीन्स नो। आइए नेक्स्ट, फाइंड द करेक्ट पंक्चुएटेड सेंटेंस। टीचर्स जिम, अब जिम किसी का नाम है, नाम है, प्रॉपर नाउन है, तो प्रॉपर नाउन का इनिशियल लेटर कैपिटल बोल्ड होना चाहिए। टीचर्स जिम व्हाई आर यू लेट दिस मॉर्निंग, ये बोला गया, और टीचर्स यहां पर टी कैपिटल है और यहां पे स्मॉल है। जबकि कॉमन नाउन से भी सेंटेंस की अगर शुरुआत होती है ना, तो उसका इनिशियल लेटर बोल्ड होना चाहिए, कैपिटल होना चाहिए। करेक्ट आंसर आपका बी फॉर बॉम्बे होगा, फर्स्ट लेटर विल बी कैपिटल, बिल्कुल। चलिए आइए यहां पे 24 की बात कर लेते हैं। क्या है, फिगर ऑफ स्पीच, सी स्वेप्ट ओशियन ऑफ टीयर्स। वेप्ट, वेप्ट वर्ब का सेकेंड फॉर्म है, इसका फर्स्ट फॉर्म हो जाता है वीप, वीप का मतलब रोना। वह इतना रोई, इतने आंसू निकले कि एक सागर सा हो गया, है ना। इतना आंसू निकलेगा कि एक सागर हो जाएगा, पैसिफिक ओशियन। पॉसिबल है, हम बोलते हैं खून की नदियां बहा दी, ऐसा नहीं हो सकता कि आप खून की नदियां बहा देंगे, यानी बढ़ा चढ़ा के बोलना, उसे बोलते हैं हाइपरबोली। अब यहां पर सीखने वाली बात है, एक वर्ड है एंटीथेसिस, एक है ऑक्सीमोरोन। दोनों कॉन्ट्राडिक्टरी टर्म्स को बतलाते हैं, विरोधाभास को बताएंगे, दोनों कॉन्ट्राडिक्शन को शो करेंगे। बट डिफरेंस ये है कि आपका जो एंटीथेसिस होगा ये क्लॉज के फॉर्मेट पे होगा, और क्लॉज बोलने का मतलब होता है सब्जेक्ट प्लस वर्ब। यहां ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, उसके साथ अपना वर्ब भी होगा। और ऑक्सीमोरोन जो है ये फ्रेज के फॉर्मेट पे होगा, और फ्रेज के फॉर्मेट पे होगा
है ना। और यहां पे सब सिर्फ ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा और ये विदाउट वर्ब होगा, यहां पे वर्ब आपका नहीं होगा। ये आपको ध्यान में रखना है। जैसे आपने बोला ओरिजिनल कॉपी, ओरिजिनल कॉपी, कॉपी का मतलब होता है जो डुप्लीकेट हो, नकली हो। ओरिजिनल, भैया जो ओरिजिनल है वो कॉपी कैसे हो सकता है, जो कॉपी है वो ओरिजिनल कैसे हो सकता है। इसको बोलेंगे, यहां पे वर्ब नहीं है, ऑक्सीमोरोन। और एंटीथेसिस में बोलेंगे तो इसको ऐसे बोल सकते हैं, इट्स सीम्स टू बी ओरिजिनल, ओरिजिनल बट इन रियल इट इज अ कॉपी, इट इज अ, ऐसा लगता है कि ओरिजिनल हो बट इन रियल इट्स अ कॉपी, या ओरिजिनल नहीं है। अब यहां पे ये आ गया क्लॉज के फॉर्मेट पे, है ना, यहां वर्ब, यहां वर्ब। तो ये क्लॉज, एंटीथेसिस और ऑक्सीमोरोन दोनों कॉन्ट्राडिक्शन यानी अपोजिट सेंस की बात करेंगे। बट यहां पे डिफरेंस ये है आपका कि एंटीथेसिस क्लॉज के फॉर्मेट पे आएगा यानी सब्जेक्ट और वर्ब चाहिए, और ऑक्सीमोरोन फ्रेज के फॉर्मेट पे आएगा यानी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होगा, वर्ब कोई सा भी नहीं होगा। ये डिफरेंस होता है। शहंशाह सर जैसे बोलते हैं खामोश, अच्छा वो शहंशाह सर किसी भी बात को ऐसे ही बोलते हैं, है ना। बात को जब बोलेंगे तो वो क्या होता है, एक इको बनता है उस साउंड का। जैसे इंग्लिश में पढ़ा रहा हूँ तो वह एक दिन मेरे को देख कैसे ही बोले इंग्लिश इंग्लिश इंग्लिश, है ना, तो उनका ऐसा ही रहता है। चलिए, करेक्ट आंसर 424। आइए, उनकी आवाज में दम है, मुझे भी सुनना अच्छा लगता है। चलिए, शहंशाह सर को नमस्कार। 25 की बात करेंगे। 25 में आपका क्या है, यहाँ पे मेटाफर कैन बी कॉल्ड, मेटाफर किसे बोलते हैं आप, जहां पे कंपैरिजन होता है, इंप्लाइड या कवर्ट, यानी आप डायरेक्ट वहां पे कंपैरिजन नहीं करते, सीधा बोल देते हैं, तो इंप्लाइड होगा या कवर्ट होगा या सिमिली होगा। मेटाफर सिमिली नहीं हो सकता, सिमिली में आप एज और लाइक वर्ड का इस्तेमाल करते हैं, बट वहां पे ऐसा कोई वर्ड दिखता नहीं है कि आप कंपैरिजन कर रहे हैं, तो वो दिखता नहीं है बट फील होता है। और कोवर्ट का मतलब होता है सीक्रेट। तो मेटाफर को आप क्या बोलेंगे, इंप्लाइड सिमिली या कोवर्ट सिमिली, क्या बोलोगे, बोलो। इंप्लाइड सिमिली, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। नेक्स्ट, ये आपका टीआरई 4.0 के लिए बैच, कंप्लीट बैच है। जैसे आपका ये टेस्ट सीरीज जो है ये कंप्लीट है, यहाँ ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, हर एक टाइप का क्वेश्चन आपको मिलता है। तो इस बैच में ये टीआरई 4.0 के लिए फाउंडेशन बैच है, चाहे 6 to 8 की बात करें, 9 10th की बात करें, 11th 12th की बात करें। कंप्लीट बैच का मतलब होता है ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन, लिटरेचर, हर एक चीज इस बैच में आपको पढ़ाया जा रहा है। पर डे 2 hours की क्लास हो रही है ना। 26 यानी जुलाई से ये बैच आपका स्टार्ट हुआ है, करंट बैच है, ये चल रहा है आपका, ध्यान आप रखेंगे, है ना। ग्रामर, वोकैब, कॉम्प्रिहेंशन 6 to 8 की बात करोगे 999, 9 10th 999, 11 12 999। कॉम्बो बैच की बात करेंगे 1999, या किसी दो क्लास का चाहिए 6 to 8 9 10th मान लीजिए, या 9 10th 11 12th मान लीजिए, 1499 1499 होगा। और ये ऑनलाइन का फी है और ऑनलाइन ऐप है अपना, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, वहां पे जाके इस बैच को एनरोल कर सकते हैं अगर टीआरई 4 के लिए बेहतरीन बैच आपको चाहिए कंप्लीट वे में तो। और ये ऑफलाइन चलता भी है हमारा, ऑफलाइन कहाँ चलता है, भिकना पारी, सैदपुर मोड़, पटना में हमारा सेंटर है, प्लेटफॉर्म बाय नवीन कुमार सिंह, वहां मिल जाएगा आपको। ग्रामेटिकल प्रोफाइल क्वेश्चन, इफ यू कम हियर आई विल टीच यू। अब देखिए, इफ यू कम हियर आई विल टीच यू, यहां पे दो क्लॉज आपको दिख रहे हैं। पहला क्लॉज आपका ये है, इफ यू कम हियर आई विल टीच यू, और दूसरा क्लॉज आई विल, इफ यू कम हियर आई विल टीच यू, दूसरा क्लॉज है ये। अब यहां पर दो दो क्लॉज आए हैं, और दो क्लॉज जब आए हैं तो सेंटेंस कभी भी सिंपल नहीं होगा, क्योंकि सिंपल सेंटेंस में आपका एक ही सब्जेक्ट होता है, एक ही वर्ब होता है। इस तरीके से हम आगे बढ़ते हैं, तो सिंपल नहीं, यहां पे दो दो क्लॉज है, और दो क्लॉज की बात होगी या तो कंपाउंड होगा या फिर कॉम्प्लेक्स होगा। अब ध्यान रखिए, दोनों क्लॉज है आपका, और दोनों क्लॉज अगर इंडिपेंडेंट हैं, यानी कोई किसी के लिए, अपने मीनिंग के लिए किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा, दोनों अगर इंडिपेंडेंट क्लॉज हैं, है ना, दो इंडिपेंडेंट क्लॉज, तो वो सेंटेंस हमारा हो जाता है कंपाउंड। लेकिन अगर दोनों क्लॉज में एक आपका डिपेंडेंट हो, यानी एक अपने मीनिंग के लिए दूसरे पे क्या हो, डिपेंडेंट हो, एक डिपेंडेंट हो और दूसरा हमारा इंडिपेंडेंट हो, है ना, दो क्लॉज, तो ऐसे सेंटेंस को हम बोलते हैं कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। ये आपको ध्यान में रखना है। आइए यहां पे, इफ यू कम हियर, अगर आप यहां आएंगे, आप यहां से यहां तक पढ़िए, इफ यू कम हियर, अगर आप यहां आएंगे, अगर आप यहां आएंगे, अगर आप यहां आएंगे, यानी बात कंप्लीट नहीं, अगर आप यहां आएंगे तो क्या, तो बात कंप्लीट नहीं है।
इसको अपने मीनिंग के लिए इस पे डिपेंड होना पड़ेगा। बट आप बोलिए आई विल टीच यू, आई विल टीच यू, आई विल टीच यू, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, मैं आपको पढ़ाऊंगा, तो आई विल टीच यू अपने सेंस को कंप्लीट करने के लिए किसी पे डिपेंड नहीं हो रहा है। तो ये हमारा है इंडिपेंडेंट और ये है डिपेंडेंट। सेंटेंस होगा कॉम्प्लेक्स। करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए? करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। ध्यान आपको रखना है। और इस टाइप के क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं। विनीता कुमारी, इतना लेट आइएगा विनीता, लेट नहीं आना है और रेगुलर रहा करें प्लीज। TRE 4.0 सामने है, एग्जाम होगा, प्लीज ध्यान रखिए। मैं पढ़ाऊंगा इंडिपेंडेंट, मैं पढ़ूंगा इंडिपेंडेंट, क्या बोल रहे हो? पढ़ूंगा या पढ़ाऊंगा? चलिए 27 की बात कर लें। क्वेश्चन नंबर 27, दिस इज अ ब्रोकन चेयर। और आपसे पूछा गया ब्रोकन यहां पे क्या है। अब ध्यान से देखिए, अगर आप ब्रेक वर्ड की बात करेंगे तो ब्रेक हमारा होता है वर्ब, है ना, और इसके थर्ड फॉर्म की बात कर रहे हैं तो ये भी थर्ड जो है ये कई बार एडजेक्टिव भी होता है और कई बार ये वर्ब के तौर फॉर्मेट पे भी काम करता है। जब ये एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा तो ये किसी ना किसी नाउन को क्वालिफाई करेगा, और जब ये वर्ब के तौर पे काम करेगा तो ये एक्शन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मैं ऐसे लिखूं, शी हैज ब्रोकन योर हर्ट, उसने तुम्हारा दिल तोड़ दिया। शी हैज ब्रोकन योर हर्ट। और यहां पे बोलें यू हैव अ ब्रोकन हर्ट, तुम्हारे पास एक टूटा हुआ दिल है। यू हैव अ ब्रोकन हार्ट। अब यहां पे आइए, हैज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आता है तो ये हमारे एक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा, तो ये हमारा वर्ब हो गया। बट यू हैव अ ब्रोकन हार्ट, हार्ट इज द नाउन, और जो नाउन को क्वालिफाई करेगा उसे आप एडजेक्टिव कहेंगे। तो ब्रोकन यहां पे एडजेक्टिव है और यहां पे वर्ब है। अब आइए, दिस इज अ ब्रोकन चेयर, चेयर इज द नाउन, चेयर इज द नाउन, जो नाउन को क्वालिफाई करे वो एडजेक्टिव, ना वर्ब ना पास्ट पार्टिसिपल प्रेजेंट पार्टिसिपल। अब देखिए ध्यान से, वर्ब का थर्ड फॉर्म, वर्ब का थर्ड फॉर्म जब एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है ग्रामेटिकल कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग उसे पास्ट पार्टिसिपल कहते हैं, और यहीं पे प्रेजेंट पार्टिसिपल होता है जब V1 प्लस ING एडजेक्टिव के तौर पे काम करता है, यानी V4 जब एडजेक्टिव के तौर पे काम करेगा उसे प्रेजेंट पार्टिसिपल कहेंगे। इंटरेस्टिंग बुक, बोरिंग टास्क, है ना, इंटरेस्टिंग बुक बोला, इंटरेस्ट वर्ब है, ING लगाए, एंड विच काइंड ऑफ बुक, इंटरेस्टिंग बुक, तो वो प्रेजेंट पार्टिसिपल हो जाएगा। और यहां पे कंफ्यूज्ड पर्सन या ब्रोकन चेयर बोला, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो वो पास्ट पार्टिसिपल हो जाता है। ठीक है, चलिए राकेश सिंह ने लिखा है यस सर, किस बात के लिए भैया? आओ यहां पे 28। अब यहां से हमारे लिटरेचर के क्वेश्चंस मिलेंगे आपको। द ऑथर ऑफ जेंडर ट्रबल, द ऑथर ऑफ जेंडर ट्रबल, है ना, ये एक बुक है, इसके राइटर कौन है? जेंडर ट्रबल जो बुक है, जेंडर TROUBLE, जेंडर ट्रबल, इसका पूरा नाम है जेंडर ट्रबल, फेमिनिज्म एंड द सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी, ये इसका फुल नेम है। क्लियर? आपको बताना है इसका पब्लिशिंग ईयर, पब्लिशिंग ईयर ये आप बताएंगे। महिलाओं के हित में ये लिखा गया था, जेंडर ट्रबल, फेमिनिज्म एंड द सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी, पब्लिशिंग ईयर आप बताएंगे। क्वेश्चन है द ऑथर ऑफ जेंडर ट्रबल इज, इसके राइटर कौन है? इलेन सोवाल्टर, हेलिन इसको पढ़ेंगे आप सी जूअस एंड जूडिथ बटलर, जूडिथ बटलर। करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा C फॉर कनाडा। और इनका पूरा नाम यानी इनके मिडिल नेम की बात करेंगे, जूडिथ पामेला, जूडिथ पामेला बटलर। और ये अमेरिकन राइटर हैं, ये आपको मालूम होना चाहिए, अमेरिकन राइटर हैं। क्लियर है मामला? और इन्होंने लिखा जेंडर ट्रबल, फेमिनिज्म एंड द सबवर्जन ऑफ आइडेंटिटी, और ये पब्लिश कब हुआ है? वेरी गुड, 1990, 1990। ध्यान आपको रखना है। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। चलिए भाई पानी पिलाएंगे, गंदा है। चलिए आइए यहां पे नंबर 29, द स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ साइंस वॉज प्रैक्टिस्ड बाय,
स्ट्रक्चरल यानी स्ट्रक्चरल रिलेटेड टू स्ट्रक्चर, एनालिसिस ऑफ साइंस यानी साइंस सिंबल की बात कर रहे हैं, उसको प्रैक्टिस किया गया किन के द्वारा? मिशेल फौकॉल्ट, मिशेल फौकॉल्ट है ना, फौकॉल्ट आप इसे पढ़ेंगे। जैक्स लैकेन, जैक्स लैकेन, जैक्स लैकेन का पूरा नाम क्या है? जैक्स मैरी इमेले, इमेले लैकेन, ध्यान रखना है। और रोनाल्ड बार्थेस, ये तीनों, इन सभी के बारे में बात करेंगे। ये तीनों फ्रेंच फिलोसोफर हुए, फ्रांस से रिलेटेड करते हैं, फ्रांस से बिलोंग करते हैं, ये फ्रेंच फिलोसोफर हुए, एनालिस्ट हुए, है ना। अब आइए, इनका लेना देना फ्रांस से है। और एक्चुअल स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ साइंस को प्रैक्टिस किन्होंने किया? मिशेल फौकॉल्ट ने, जैक्स मैरी एमिली लैकेन ने, या रोनाल्ड बार्थेस ने? करेक्ट आंसर है आपका रोनाल्ड बार्थेस, रोनाल्ड बार्थेस, ये आपका आंसर है, याद रखेंगे। स्ट्रक्चरल एनालिसिस ऑफ साइंस को प्रैक्टिस इन्होंने किया था। करेक्ट आंसर ए नहीं, सी होगा, सी, सी, ए नहीं होगा। विनीता गुड मॉर्निंग, बट टाइम पे आना है, ध्यान रखेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 30 की बात कर लें। क्वेश्चन आपसे है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पूफ ऑफ अ गॉथिक नॉवेल? कल रात में किसी क्वेश्चन के एक ऑप्शन में गॉथिक वर्ड आया था और गॉथिक के बारे में बोले थे। गॉथिक नॉवेल आप किसे बोलेंगे? जहां पर हॉरर चीजों के बारे में बात की जाएगी, नेगेटिव एलिमेंट्स थोड़े बहुत होंगे, उस चीज को वहां डिस्क्राइब करना होगा, वो गॉथिक नॉवेल होगा, है ना। ऑप्शन है फ्रैंकेनस्टीन, कई बार बता चुका हूं फ्रैंकेनस्टीन के बारे में कि फ्रैंकेनस्टीन एक नॉवेल है, फ्रैंकेनस्टीन एक नॉवेल है जिसको पब्लिश किया गया 1818 में, है ना। और किन के द्वारा? तो एक राइटर है मैरी शैली, मैरी शैली। और शैली से आपको नाम याद होना चाहिए, मैरी शैली जो है ये वाइफ है, और किन की वाइफ है? पीवी शैली, परसेबिशे शैली, रोमांटिक एरा के सेकंड जनरेशन की पोएट है पीवी शैली, जॉन किट्स, लॉर्ड बायरन, है ना। पीवी शैली की वाइफ है मैरी शैली, और इन्होंने एक नॉवेल लिखा 1818 में पब्लिश हुआ, और उसका नाम है फ्रैंकेनस्टीन। बहुत ही पॉपुलर है, आप सभी को पढ़ना चाहिए, एग्जाम में पूछा जाता है। अब यहां पर वर्ड आया है नॉर्थ हैंजर एबे, नॉर्थ हैंजर एबे, इसका पब्लिशिंग ईयर आप मुझे बताएंगे? पब्लिशिंग ईयर ये आपको बताना है। और नॉर्थ हैंजर एबे लिखने का काम जो किया जेन ऑस्टिन ने, कल हम जेन ऑस्टिन के बारे में बात किए थे, रात में क्वेश्चन एक आया था, जेन ऑस्टिन। और जेन ऑस्टिन की बात अगर करोगे तो जेन ऑस्टिन का जो मोस्ट क्या बोलते हैं उसको, पॉपुलर वर्क है, वह प्राइड एंड प्रेजुडिस है, जो टीआरई 3.0 में भी पूछा गया था। मैं बार बार जब भी जेन ऑस्टिन के बारे में जिक्र होती है, इस वर्क के बारे में बोलता ही हूं, प्राइड एंड प्रेजुडिस, जरूर ध्यान रखेंगे आप, इसके बारे में पढ़ेंगे। और यहां बताइए नॉर्थ हैंजर एबे का पब्लिशिंग ईयर क्या है? 1817, 1817, बहुत बढ़िया। और 1817 इनके डेथ के बाद, यानी इनके डेथ, जेन ऑस्टिन के डेथ के बाद ये पब्लिश हुआ है, ध्यान आपको रखना है। कैस्टल ऑफ ऑट्रेंटो, कैस्टल पढ़ते हैं इसको, कैस्टल ऑफ ऑट्रेंटो, इसके राइटर हैं आपके हॉरेस वॉलपोल, हॉरेस वॉलपोल। और इसका पब्लिशिंग ईयर बताइए, फटाफट मेरे को जानना है, पब्लिशिंग ईयर बताओ इसका, हर एक चीज याद रखिए। चलिए, ऑट्रेंटो, कैस्टल ऑफ ऑट्रेंटो, पब्लिशिंग ईयर बताना है। राइटिंग तो हो गए, राइटर तो हो गए हॉरेस वॉलपोल, 1764, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, 1764। करेक्ट आंसर यहां पर क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज स्पूफ ऑफ अ गॉथिक नॉवेल? द करेक्ट आंसर इज बी, फॉर बॉम्बे आपका आंसर होगा। और आप में से कितने लोग बता सकते हैं प्राइड एंड प्रेजुडिस पब्लिशिंग ईयर? PY कितने लोग बताएंगे पब्लिशिंग ईयर के बारे में? फटाफट बताइए टकाटक अंदाज में। चलिए मैं आगे बढ़ता हूं, 31 की बात कर ले। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्टीशन नॉवेल? इनमें से कौन सा ऐसा नॉवेल है जो पार्टीशन के बारे में बात नहीं करता, है ना।
अब आइए, ट्रेन टू पाकिस्तान, इन कस्टडी और द शैडो लाइंस, ये तीनों नॉवेल जो हैं वो इंडियन लिटरेचर से बिलोंग करते हैं। और पार्टीशन की बात की गई है तो 1947 इंडिया और पाकिस्तान का पार्टीशन, उसके बारे में बात करेंगे। 1813, 1813, 1813, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। आइए यहां पे, तो सबसे पहले ट्रेन टू पाकिस्तान है, और ट्रेन टू पाकिस्तान की अगर बात करें तो ये 1956 में पब्लिश हुआ है ना। और इसके राइटर कौन? खुशवंत सिंह। खुशवंत सिंह से हमने भी कुछ क्वेश्चंस किए थे। खुशवंत सिंह, खुशवंत सिंह का एक और नाम था खुशहाल सिंह। खुशहाल सिंह, है ना। चलिए, पॉलिटिशियन भी थे, डिप्लोमेट भी थे, लॉयर भी थे और राइटर भी हुए। ट्रेन टू पाकिस्तान उन्होंने लिखा। द शैडो लाइन, शैडो लाइन का पब्लिशिंग ईयर आप बताएंगे, कब पब्लिश किया गया? शैडो लाइन एक राइटर हुए अमिताभ घोष, अमिताभ घोष, है ना। और ये द शैडो लाइन जब अमिताभ घोष लिखे तो इन्हें एक अवार्ड भी मिला। कौन सा अवार्ड मिला था? साहित्य अकादमी, अकादमी अवार्ड, साहित्य अकादमी अवार्ड। यानी ये जो आपका है द शैडो लाइंस, ये अमिताभ घोष के द्वारा लिखा गया और ये साहित्य अकादमी अवार्ड विन किया है, जीता है शैडो लाइंस। इन कस्टडी, इन कस्टडी लिखा गया अनीता देसाई के द्वारा, और अनीता देसाई का नाम इंडियन लिटरेचर में बहुत अच्छे तरीके से लिया जाता है, और इसे इन्हें इंडियन अमेरिकन राइटर कहते हैं। अब बोलेंगे सर इंडियन अमेरिकन राइटर क्यों कहते हैं? क्योंकि ये इंडिया में पैदा हुई, इंडियन है और अमेरिका में जाके सेटल हैं, क्लियर, इसीलिए इंडियन अमेरिकन राइटर। और जब इन कस्टडी लिखा गया तो इनका नॉमिनेशन हुआ था इस नोबेल को लेकर, नॉमिनेटेड बुकर प्राइज में, बुकर प्राइज के लिए। और ये 3 टाइम्स, अनीता देसाई जो हैं 3 टाइम्स नॉमिनेटेड हुई बुकर प्राइज के लिए, लेकिन एक बार भी इन्हें बुकर प्राइज नहीं मिला। नॉमिनेटेड हुई बट बुकर प्राइज मिला नहीं। लेकिन इनकी डॉटर हैं किरण देसाई, जरूर याद नाम रखेंगे। अनीता देसाई की एक डॉटर हैं किरण देसाई, वो बुकर प्राइज जीती। यानी ये जो बुकर प्राइज है वो जीतने वाली विनर है। कौन? इनकी बेटी अनीता देसाई 3 टाइम्स नॉमिनेटेड हुई बुकर प्राइज के लिए, इन्हें एक बार भी नहीं मिला, लेकिन इनकी बेटी है किरण देसाई जो बुकर प्राइज जीत चुकी हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। चलिए, ट्रेन टू पाकिस्तान 1956, इन कस्टडी 1984, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे, बहुत सुंदर। चलो आ जाइए यहां पे 32। When were Kit's letters first published? किट्स का, जॉन किट्स का जो लेटर था ये इनके डेथ के बाद पब्लिश हुआ पॉस्टमसली, और वो हुआ 1848 में। और जॉन किट्स की बात करते हैं तो ये कब पैदा हुए? 1795 में, और डेथ हुई 1821 में एट द एज ऑफ 25, है ना। ये आपको ध्यान में रखना है, जॉन किट्स। आइए, जॉन किट्स को ब्यूटी पोएट बोला जाता है, कई बार बता चुका हूं आपको, ब्यूटी पोएट बोला जाता है ना जॉन किट्स को, ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33, सरोजनी नायडू वॉज द डैश इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। सबसे पहले इंडियन नेशनल कांग्रेस की जो प्रेसिडेंट बनी थी वो एनी बेसेंट बनी थी, जो स्कॉटलैंड की थी। सरोजनी नायडू फर्स्ट इंडियन लेडी हुई जो क्या बनी? शैडो किनका वर्क है बता तो दिया यहां पे। द शैडो लाइन्स अमिताभ घोष, द शैडो लाइन्स अमिताभ घोष। आइए, सरोजनी नायडू वॉज द 5th 9th फर्स्ट इंडियन वुमन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस। और 34 आर के नारायण, पूरा नाम आर के नारायण के बारे में भी हम पढ़ चुके हैं, आगे और भी हम पढ़ेंगे। आर के नारायण का पूरा नाम क्या है? रसीपुरम, रसीपुरम कृष्णा स्वामी, रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, नारायण स्वामी, है ना, आर के नारायण। और मैंने आपको यह भी बताया था कि आर के नारायण के एक के दोस्त हुए इंग्लिश ऑथर जिनका नाम क्या था? हेनरी ग्राहम ग्रीन, हेनरी ग्राहम ग्रीन, है ना।
ये आपको ध्यान में रखना है। और हेनरी ग्राहम ग्रीन ने ही आर के नारायण जी को बोला था कि आप अपना नाम शॉर्ट करें बिकॉज ऑफ इंग्लिश राइटर, मतलब क्या बोलते हैं, इंग्लिश ऑथर हैं, और आप इंग्लिश ऑथर हैं तो आपको वर्ल्ड वाइड पढ़ा जाएगा। और इतना बड़ा नाम है रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, तो ये सबके जहन में नहीं आएगा, सबको याद भी नहीं होगा, इसीलिए आपको अपना नाम छोटा करना है। तो रसीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी को हेनरी ग्राहम ग्रीन ने छोटा किया, आर के नारायण किया, है ना, ध्यान रखना है आपको। और आर के नारायण जो है उनको पाला पोसा गया, रेज का मतलब होता है पालन पोषण करना, किन के द्वारा, ग्रैंड मदर, पेरेंट्स, अंकल, इनके ग्रैंड मदर के द्वारा इन्हें पाला पोसा गया, ध्यान रखना है। और अनुराग जी जब भी किसी का नाम आप लिखें उनके नाम का पहला लेटर कैपिटल होना चाहिए बिकॉज वो प्रॉपर नाउन है ना, ध्यान रखना है आपको। 35 की बात करेंगे। 35, विच ब्लेक हाउस, ब्लेक हाउस एक नॉवेल है, आप इसके राइटर का नाम बताइए। ब्लेक हाउस एक नॉवेल है और आपको उस नॉवेलिस्ट का नाम बताना है जो लिखे हैं इन्हें। नॉवेलिस्ट का नाम आप यहां बताइए, मैं पब्लिशिंग ईयर बता देता हूं, मैं पब्लिशिंग ईयर बता दूंगा, आप राइटर का नाम बताएंगे। बहुत ही फेमस नॉवेलिस्ट हुए हैं इन द हिस्ट्री ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। आइए यहां पे 1853 में एक नॉवेल आया ब्लीक हाउस करके, कैरेक्टर जिसमें एक कैरेक्टर है फ्रेजेज सच एज ब्रिमस्टॉन बिस्ट, ब्रिमस्टॉन बिस्ट एक कैरेक्टर है, शेक मी अप, तो ये किसको बोला गया है, मिस्टर क्रूक को, मिस्टर टल्किंग हॉन्ग को, मिस्टर स्मॉलविड को। मिस्टर स्मॉलविड उसमें एक फिक्शनल कैरेक्टर है, ब्लीक हाउस एक नॉवेल है जो पब्लिश हुआ है इन 1853। उस नॉवेलिस्ट का क्या नाम है, चार्ल्स डिकेंस। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, चार्ल्स डिकेंस, है ना। चलिए करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे। ये हर एक चीज आपको मालूम होना चाहिए। वो बेचारा छोटा किया और हम सब फुल नेम याद करने में लगे हैं, करना ही पड़ेगा, है ना। चलिए अब आइए, ये पैसेज आप कहीं ना कहीं पढ़े जरूर होंगे मेरे साथ किसी ना किसी सेशन में, आज एक बार फिर से पढ़िए। चलिए आ जाइए, सेशन को आगे बढ़ाते हैं। क्या है आपका कॉन्फ्लिक्ट, एक वर्ड आया है आपका कॉन्फ्लिक्ट। कॉन्फ्लिक्ट का मीनिंग होता है मतभेद। कॉन्फ्लिक्ट हैड एग्जिस्टेड बिटवीन स्पेन एंड इंग्लैंड, बोल रहा है अभी कुछ दिन पहले ही आप शायद पढ़े होंगे, ये फिर से यहां रिपीट हो गया। कॉन्फ्लिक्ट जो है एग्जिस्ट कर रहा है, एग्जिस्ट था यानी मतभेद था स्पेन और इंग्लैंड के बीच में सिंस द 1570s से ही। इंग्लैंड वांटेड अ शेयर ऑफ द वेल्थ दैट स्पेन हैड बीन टेकिंग फ्रॉम द लैंड्स, इंग्लैंड चाहते थे उनको शेयर मिले, दैट स्पेन हैड बीन टेकिंग फ्रॉम द लैंड, जो लैंड किसके पास है, स्पेन के पास है। इट हैड क्लेम्ड इन द अमेरिकाज, है ना, ऐसा क्लेम किया गया था अमेरिका में। एलिजाबेथ फर्स्ट क्वीन ऑफ इंग्लैंड एनकरेज्ड हर, है ना, एलिजाबेथ फर्स्ट जो इंग्लैंड की क्वीन हुई, उन्होंने उत्साहित किया, एनकरेज किया स्टॉन्च एडमायरल ऑफ द नेवी, स्टॉन्च का मतलब होता है स्ट्रांग, है ना, जो भी वहां पे एडमायरल ऑफ द नेवी थे जो बहुत ही स्ट्रांग थे, स्टाउंस थे, उनको इनकरेज किया। सर फ्रांसिस ड्रैक, सर फ्रांसिस ड्रैक उस नेवी ऑफिसर का नाम है। टू रेड, उसको बोला गया रेड मारो स्पेनिश शिप्स पे एंड टाउन्स पे, जो भी स्पेन के सिटीज हैं, टाउन्स हैं, शिप्स हैं, उस पे आप क्या कीजिए, रेड कीजिए। दो दीज रेड्स वर ऑन अ स्मॉल स्केल, यद्यपि वो रेड जो था बहुत ही छोटे पैमाने पे था, है ना, इस बात के बारे में बात करेंगे। बगल में क्वेश्चन नहीं है क्या सर, ये क्लोज टेस्ट नहीं है। अब आइए, सर फ्रांसिस ड्रेक टू रेड स्पेनिश शिप्स एंड टाउन्स, though these raids were on a small scale, Drake achieved dramatic success, ड्रैक को ड्रामेटिक सक्सेस मिला, यानी जो फिल्मी दुनिया में आपको देखने को मिलता है। एडिंग गोल्ड एंड सिल्वर टू इंग्लैंड्स ट्रेजरी, और कुछ गोल्ड और सिल्वर इंग्लैंड के खजाने में आए। ट्रेजरी वर्ड का मीनिंग होता है ट्रेजर यानी खजाना, एंड डिमिनिशिंग, और डिमिनिश का मतलब होता है कम पर जाना, खाली कर देना। डिमिनिशिंग स्पेन्स सुपरमेशी, और वहां पे स्पेन का जो सुपरमेशी था, जो डोमिनेशन था, उसको खत्म किया गया। रिलीजियस डिफरेंसेस, धार्मिक तौर पे जो डिफरेंसेस देखने को मिलते हैं। रिलीजियस डिफरेंसेस ऑल्सो कॉज्ड कॉन्फ्लिक्ट, रिलीजियस कारण भी था वहां पे मतभेद होने का स्पेन और कहां पे, इंग्लैंड में। बिटवीन द टू कंट्रीज, टू कंट्री मीन्स स्पेन एंड इंग्लैंड। वेयर जबकि स्पेन वॉज रोमन कैथोलिक, स्पेन जो है वहां पे रोमन कैथोलिक मिलते हैं। मोस्ट ऑफ इंग्लैंड हैड बिकम प्रोटेस्टेंट, दोनों क्रिश्चियनिटी के पार्ट हैं प्रोटेस्टेंट, जबकि इंग्लैंड में प्रोटेस्टेंट
को फॉलो करने वाले और स्पेन में रोमन कैथोलिक हैं। किंग फिलिप सेकेंड ऑफ स्पेन, स्पेन के किंग हुए किंग फिलिप सेकेंड वांटेड टू क्लेम, वो क्लेम करते हैं द थ्रोन एंड मेक इंग्लैंड अ कैथोलिक कंट्री, कि इंग्लैंड को फिर से कैथोलिक कंट्री बना दिया जाए। वो प्रोटेस्टेंट है, इनको कैथोलिक बना दिया जाए। टू सेटिस्फाई हिज एम्बिशन, उसके एम्बिशन को सेटिस्फाई करने के लिए, एंड ऑल्सो टू रिटेलिएट, रिटेलिएट का मतलब होता है क्या, टिट फॉर टैट, जैसे को तैसा। इंग्लैंड ने अटैक किया था, अब किंग फिलिप सेकेंड जो स्पेन के किंग है वह रिटेलिएट करना चाहते हैं, बदला लेना चाहते हैं, रिवेंज लेना चाहते हैं इंग्लैंड से। और चूंकि आपका स्पेन जो है रोमन कैथोलिक है, इनका कहना है कि जो हम हैं वैसा ही इंग्लैंड को बना दिया जाए हमारे अकॉर्डिंग। अगेंस्ट इंग्लैंड थेफ्ट ऑफ हिज गोल्ड, जो इंग्लैंड ने चोरी की थी, जो अटैक किया था, गोल्ड सिल्वर चुरा के लाए थे, अपने खजाने को इंग्लैंड ने भरा था, स्पेन को खाली किया था, उसका रिवेंज लेने के लिए किंग फिलिप सेकेंड ऐसा कह रहे हैं जो स्पेन के किंग हैं। आगे किंग फिलिप बिगेन टू बिल्ड हिज फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स, वो अपनी सेना तैयार करते हैं, फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स। द स्पेनिश अर्माडा, अर्माडा का मतलब भी होता है वही फ्लीट ऑफ वॉरशिप्स, यानी लड़ाई झगड़े के लिए सेनाओं को तैयार करना, हथियार इकट्ठा करना। इन जनवरी 1586 फिलिप इंटेंडेड, ये इनका क्या इरादा है, हिज फ्लीट टू बी इनडिस्ट्रक्टिबल, कि इनका जो जहाजों का बेड़ा जो है वो डिस्ट्रक्टिव ना हो। डिस्ट्रक्ट नुकसान, इनका मीनिंग नॉट इनडिस्ट्रक्टिबल, यानी उसको विनाश नहीं किया जा सकता है। इन एडिशन टू, इसके अलावा और भी बातें हैं, बिल्डिंग न्यू वॉरशिप्स, नए नए वॉरशिप्स बनाए गए। ही मार्शल्ड 130 सेलिंग वेसल्स ऑफ ऑल टाइप्स एंड रिक्रूटिंग मोर देन 19,000 रोबस्ट सोल्जर्स, रोबस्ट मीन्स स्ट्रॉन्ग, एंड 8,000 सेलर्स, इतने सारे सैनिक वगैरह भेजे गए। Although some of his ships, यद्यपि some of his ships lacked guns, जब कुछ में गन्स वगैरह नहीं थे, and others lacked ammunition, उतने साधन नहीं थे। Philip was convinced, फिलिप को समझाया गया that his armada would withstand any battle with England, और बोला गया कि ये किसी इंग्लैंड से किसी भी टाइप के युद्ध में विद स्टैंड करेगा, सामना करेगा। द मार्शियल अर्माडा सेट फेल फ्रॉम लिस्बन, पोर्टुगल ऑन May 9, 1588, पुर्तगाल। बट बैड वेदर फोर्स्ड इट बैक टू पोर्ट, लेकिन जैसे ही जा रहे थे मौसम खराब हो गया, लौटना पड़ गया। द वोएज, वोएज का मतलब होता है सी ट्रिप, समुद्री यात्रा। रिज्यूम्ड, और यात्रा फिर से स्टार्ट हुआ, एक बार बाधित होने के बाद फिर से स्टार्ट हुआ। ऑन जुलाई 22 आफ्टर द वेदर बिकेम मोर स्टेबल, जब मौसम थोड़ा स्टेबल हुआ, अस्थाई हुआ। द स्पेनिश फ्लीट मेट द स्मॉलर, जो स्पेनिश फ्लीट थी, मेट द स्मॉलर फास्टर एंड मोर मैन्यूवेरेबल English ships in battle of the coast of Plymouth, England first on July 31st and against on क्या बोलते हैं second. The two battles left Spain vulnerable, और ये दो लड़ाई जो हुई इसने स्पेन को vulnerable कर दिया। vulnerable का मतलब होता है easily to be damaged, जब किसी भी चीज को आसानी से डैमेज किया जाए। having lost, एक मिनट, having lost several ships and with its ammunition depleted on August 7, और बहुत सारे कुछ खोने के बाद ये खाली हो गए, कौन, स्पेन वाले। while the armada lay at anchor on the French side, और फ्रेंच साइड चले गए ऑफ द स्ट्रेट ऑफ डोवर, है ना। इंग्लैंड सेंट 8 बर्निंग शिप्स, इंग्लैंड ने 8 बर्निंग शिप्स भेजे इनटू द मिस्ट ऑफ द स्पेनिश फ्लीट टू सेट इट ऑन फायर, कि जाओ और स्पेनिश जो भी चीजें हैं उसमें आग लगा दो। ब्लॉक्ड वन साइड, एक साइड से ब्लॉक कर दिया गया। द स्पेनिश शिप्स कुड ओनली ड्रिफ्ट अवे देयर क्रू इन पैनिक एंड डिसऑर्डर, वहां पे जल के बहुत सारे लोग मरे भी। बिफोर द आर्माडा कुड रीग्रुप, बाद में उसको फिर से रीग्रुप किया गया, इकट्ठा किया गया। द इंग्लिश अटैक्ड अगेन, इंग्लैंड ने फिर से अटैक किया ऑन अगस्त 8। Although the Spaniards made a valiant effort, लेकिन अभी ये स्पेन लोग पूरी तैयारी के साथ, valiant का मतलब होता है साहस के साथ, effort to fight back, लड़ाई किए। The fleet suffered extensive damage, बहुत डैमेज हो गया था। During the 8 hours of battle, लगातार 8 घंटे की बैटल हुई। द अर्माडा ड्रिफ्टेड पेरिलसली, पेरिलसली का मतलब डेंजरसली, बहुत ही खतरनाक तरीके से, क्लोज टू द रॉकी कोस्ट लाइन, कोस्ट लाइन का मतलब समुद्री तट जो चट्टानी था। एट द मोमेंट व्हेन इट सीम्ड दैट स्पेनिश शिप्स वुड बी ड्रिवन onto the English shore, समुद्री तट, the wind shifted and the armada drifted out into the North Sea. The Spaniards recognized and show priority of the English fleet and returned home defeated. The Spanish recognized the superiority of the English fleet and returned home defeated. आइए
सर फ्रांसिस ड्रैक एडेड वेल्थ टू द ट्रेजरी एंड एडमिनिस्टर्ड स्पेन। फ्रांसिस ड्रैक जो था, जो वहां का नेवल ऑफिसर था, कहां का? इंग्लैंड का, जिसको एनकरेज किसने किया था? एलिजाबेथ ने, है ना, जो क्वीन ऑफ इंग्लैंड थी, कि वेल्थ ट्रीजर एंड डिमिनिशेस स्पेन, क्या किया? इंग्लैंड के खजाने को भरा और स्पेन के डोमिनेंस को समाप्त किया। अनलिमिटेड पावर, उसका जो भी अनलिमिटेड पावर था उसको खत्म किया। करेक्ट आंसर है अनरिस्ट्रिक्टेड। रिस्ट्रिक्टेड का मतलब होता है लिमिटेड नहीं, और टेरिटरी नहीं, टेरिटरी का मतलब होता है कोई क्षेत्र विशेष। किंग फिलिप रिक्रूटेड मैनी डैश सोल्जर्स। किंग फिलिप कहां के किंग है? तो ये स्पेन के किंग है, और ये बहुत सारे किस टाइप के सोल्जर्स को लाए? वॉर लाइक, अकॉम्प्लिस, स्ट्रांग। वर्ड आया था कौन सा? रोबस्ट। तो यहां पे स्ट्रांग वर्ड की बात करेंगे, रोबस्ट का सिनोनिमस स्ट्रांग होगा। द डैश आर्माडा सेट सेल ऑन मे 988। किस टाइप का आर्माडा था? कंप्लीट इंडिपेंडेंट वॉर लाइक, युद्ध लड़ने वाला, युद्धपोत। करेक्ट आंसर बी फॉर बॉम्बे। द टू बैटल्स लेफ्ट द स्पेनिश फ्लीट। दो बैटल जो हुआ उसमें स्पेनिश फ्लीट क्या हो गया? ओपन टू चेंज, ट्रायम्फेंट, ओपन टू अटैक, बार बार अटैक हुए उन पे। द अर्माडा वॉज डैश ऑन वन साइड। अर्माडा को एक साइड से क्या कर दिया गया था? बंद कर दिया गया था। क्लोज्ड ऑफ, डैमेज्ड, अलोन, क्लोज्ड ऑफ। चलिए, तो आज का ये सेशन आपका 40 मार्क्स का था। आप लोगों ने ध्यान से देखा। आप मुझे बताइए आप सभी को सेशन कैसा लगा, मजा आया कि नहीं आया? और ये सेशन आपका पर डे चलेगा 9:30 to 11।